इस छोटी बच्ची का नाम है मिरान। घर पहुंचते ही उसने अपने जूते जमीन पर फेंक दिए और अपनी बड़ी बहन दोरान से कहा, उन्हें धो दो क्योंकि ठंडे पानी से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए माँ ने मुझे छूने के लिए मना किया है। मिरान के इस घमंडी व्यवहार से दोरान को गुस्सा आ गया। उसने मिरान के बाल पकड़े और कहा, जिसके कपड़े हैं वो खुद धोए। झगड़ों के बीच दोरान के हाथों से लगकर गलती से मिरान पानी के टब में गिर गई। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। उसी समय उनकी माँ बाजार से घर लौटी और ये दृश्य देखकर गुस्से में आ गई। बिना ये देखे कि गलती किसकी है, उन्होंने दोरान को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और मिरान को बड़े प्यार से सहलाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? ये देखकर मिरान ने तुरंत दोरान पर इल्जाम लगा दिया। ये सुनते ही माँ ने बिना कुछ सोचे दोरान को बहुत मारने लगी और फिर बोली, मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। दोरान समझ नहीं पाती कि माँ हमेशा उसके साथ इतना सख्त व्यवहार क्यों करती है। क्या मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ? तब माँ ने भी गुस्से में सच्चाई को छुपाया नहीं बल्कि बता देती है, मैंने तुम्हें पुल के नीचे से उठाया था। ये कहने के तुरंत बाद माँ ने उसे घर से निकाल दिया। बेचारी दोरान दुखी होकर स्टेशन चली गई, जहाँ वो अपने बाबा के आने का इंतजार करने लगी। इस घर में सिर्फ उसके बाबा ही उसे सच्चा प्यार करते थे। रात होने तक दोरान स्टेशन पर इंतजार करती रही, जब तक कि उसके बाबा डोंगचुल को उसने बस से उतरते नहीं देख लिया। मासूम दोरान ने पूछ लिया, क्या मुझे सच में पुल के नीचे से उठाया गया है बाबा? बाबा ने उसे समझाया कि बस माँ ने गुस्से में ऐसा कहा था। माँ मिरान से ज्यादा प्यार इसलिए करती है क्योंकि मिरान का जन्म 7 महीने में ही हो गया था और वो कमजोर थी। ये सुनकर दोरान को सुकून मिला और खुशी से इस बात को उसने मान लिया। लेकिन दोरान नहीं जानती थी कि वो सच में इस परिवार की असली संतान नहीं है। बहुत साल पहले जब डोंगचुल की पत्नी योंगजा मिरान से गर्भवती थी, तब डोंगचुल एक दिन दोरान को घर ले आया और कहा, अब हमें इस बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी। योंगजा ने इनकार करते हुए इसे कहीं छोड़ आने को कहा, लेकिन डोंगचुल बोला, इस बच्चे के माँ बाबा मेरे जीवन रक्षक थे, इसीलिए मैं इस बच्चे को रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। मजबूरी में योंगजा को मानना पड़ा, लेकिन मन ही मन वो दोरान से नफरत करती थी। एक दिन गुस्से में उसने दोरान के नाजुक से पैर को जोर से दबा दिया। इसके बाद अचानक ही उसे लेबर पेन शुरू हो गया और मिरान 7 महीनों में ही पैदा हो गई। अब उस रात डोंगचुल घर लौटकर योंगजा से कहा, अगर उसने फिर कभी कहा कि दोरान उसकी संतान नहीं है तो वो रिश्ता तोड़ देगा। ये सुनकर योंगजा परेशान हो गई कि आखिर दोरान के साथ उसके पति का ऐसा भी क्या रिश्ता कि वो मुझे तलाक भी दे सकता है। उसे शक हुआ कि कहीं दोरान डोंगचुल की नाजायज संतान तो नहीं। अगले दिन उसने डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में साफ है कि दोरान डोंगचुल की असली बेटी नहीं है। ये सुनकर योंगजा को राहत मिली कि उसका पति वफादार था। लेकिन अब सवाल ये है कि दोरान का असली पिता कौन था? असल में दोरान का असली पिता अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे उधार लेने एक लोन शार्क के पास गया था, लेकिन उसने उसकी गरीबी देखकर पैसे देने से मना कर दिया। बेबस पिता अपने पैरों में गिरकर मदद की भीख मांगने लगा। तभी अचानक लोन वाले आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिरकर वहीं मारा गया। भागते समय दोरान के असली पिता के हाथों गलती से एक और आदमी की मौत हो गई। इस वजह से अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी। दोरान के असली माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो भी मारी गई। दयालु डोंगचिल छोटी सी दोरान को लेकर जेल गया उसके पिता से मिलवाने। तब उसने दोरान के पिता से वादा किया कि वो इस बच्ची को अपनी संतान की तरह पालेगा। दोरान के भविष्य की चिंता कर उसके असली पिता ने डोंगचुल से कहा कि वो उसकी असली पहचान किसी को न बताए। चूँकि एक समय दोरान के पिता ने डोंगचुल की बहुत बड़ी मदद की थी, इसीलिए डोंगचुल इस बच्चे के प्रति हमेशा निस्वार्थ प्रेम और दयालु रहा। अब 28 साल बीत चुके हैं। दोरान सुंदर और समझदार बड़ी हो चुकी है। जब उसे पता चला कि परिवार आर्थिक तंगी में है, तो उसने बिना बताए पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। मगर योंगजा के लिए दोरान हमेशा एक अनचाही नाजायज बच्ची थी, जो कहीं से आकर उनके ऊपर बोझ बन गई थी। रात के खाने में योंगजा ने स्वादिष्ट बीफ रिब्स बनाए। मिरान डाइट पर है, इसलिए नहीं खाएगी, लेकिन दोरान ने स्वाद लेकर खाया, जिसे देखकर योंगजा नाखुश हो गई। उसने मन ही मन सोचा, इतना महंगा मांस बनाने का क्या फायदा जब खाने वाली उसकी बेटी ही नहीं है। उसी दिन मिरान नशे में घर लौटी और शिकायत करने लगी कि काश उसका परिवार अमीर होता। उसके सभी दोस्तों ने विदेश में पढ़ाई की है, लेकिन उसके पास तो लैंग्वेज स्कूल जाने तक के भी पैसे नहीं। ये देखकर दोरान ने तय किया कि वो अपने पार्ट टाइम काम की कमाई मिरान की पढ़ाई के लिए देगी। योंगजा ने उसकी पासबुक तो खुशी से ले ली, लेकिन दोरान की मेहनत की कद्र नहीं की। उल्टा शिकायत करती है कि पैसे बहुत कम हैं, उसे और पैसे लाने को कहा। एक दिन डोंगचुल और योंगजा एक शादी में जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जो कभी दोरान के असली माँ बाबा की मकान मालकिन थी। उसी के घर से डोंगचुल ने दोरान को अपने पास लिया था।
डोरान की पहचान छिपाने के लिए डोंगचुल ने उसे अनजान जताया, लेकिन वो महिला ने उसे पहचान लिया। वो पास आई पर डोंगचुल ने उसे गलत ठहरा दिया और जल्दी से योंगजा को लेकर वहाँ से चला गया। उस महिला को देखकर डोंगचुल बेचैन हो उठा। एक दिन डोंगचुल ने उसी महिला को अपने ही अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास देखा। उसे शक हुआ कि कहीं वो आसपास इसलिए तो नहीं आ गई कि वो डोरान के सामने सच्चाई ला सके। वो घबरा उठा। घर लौटकर उसने डोरान से उसकी पढ़ाई विदेश में जारी रखने की बात की। चाहे घर बेचना पड़े वो उसे विदेश भेजेगा। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर खड़ी योंगजा और मिरान ने ये सब सुन लिया। योंगजा गुस्से में कमरे में घुसी और अपने पति से कहा, तुम खुद की बेटी को तो विदेश नहीं भेजना चाहते, लेकिन अब एक नाजायज औलाद के लिए घर बेचने को तैयार हो जिसका कोई अता पता ही नहीं। डोरान के कान इन कहे शब्दों को यकीन नहीं कर पा रही। उसने पूछा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? डोंगचुल समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन योंगजा अड़ गई। दर्द में डोरान बाहर भाग निकली। उसे बचपन से माँ के ऐसे ठंडे व्यवहार की वजह अब समझ आई। डोंगचुल उसे ढूंढने मोटर बाइक पर निकल पड़ा। हर गली हर सड़क पर उसे ढूंढता रहा, लेकिन अचानक एक तेज गाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी। जब तक डोरान को खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची, लेकिन डोंगचुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। योंगजा ने सारा दोष डोरान पर डाला। उसके कारण उसका पति मारा गया। गुस्से और घृणा में उसने डोरान की बाल खींचकर घर से बाहर निकालते हुए चिल्लाया, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। बेचारी डोरान दरवाजे से चिपक कर रोती रही, बार बार माँ कहकर पुकारती रही, लेकिन योंगजा ने तो उसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। डोरान टूटी सी हालत में बिना किसी दिशा के सड़क पर चलने लगी। उसी समय बस में बैठे एक आदमी की नजर उस पर पड़ी। उसे तुरंत बस रुकवाई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डोरान का असली पिता था, जो हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है और हाल ही में पैरोल पर रिहा हुआ है। जब उसने अपनी बेटी को इस तरह उदास देखा तो उसका मन उसे गले लगाने का हुआ, पर उसने खुद के कदम रोक लिए। उसे कोई हक नहीं कि वो अपनी बेटी के पास जाए। आखिर वो उसे एक कातिल की बेटी के नाम से नहीं जीने देना चाहता था। थोड़ी देर बाद डोरान ने खुद को संभाला और माँ की पसंदीदा डम्पलिंग्स खरीदे। फिर घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मिरान भी उसे ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। जब उसने डोरान को बाहर देखा तो खुशी से उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई, लेकिन आंगन में योंगजा डोरान का सारा सामान बाहर फेंक रही थी। वो डोरान को घर छोड़ने को कहती है। डोरान रोते हुए माफी मांगने लगी और कहा, माँ मैं आगे चलकर पैसे कमाकर आपकी मदद करूंगी। अभी तक भी डोरान ये मानने को तैयार नहीं कि वो उनकी असली औलाद नहीं है। ये देख योंगजा ने पुराने सालों की डीएनए रिपोर्ट निकालकर डोरान के सामने रख दी। रिपोर्ट देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर है कौन। दुखी मन के साथ अपना सूटकेस खींचते हुए घर से चली गई। इन 28 सालों में उसके लिए डोंगचुल ही एकमात्र सहारा थे। अब जब वही नहीं रहे तो उसके लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। अगले दिन डोरान ने अपने दोस्तों से मदद लेकर किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया। उसने लॉ स्कूल में एडमिशन लेने का सपना छोड़ दिया और मेहनत कर कर पैसे बचाने लगी। उधर उसका असली पिता योंगहुन भी हाल ही में जेल से छूटा और अपना नाम बदलकर कांग रख लिया। जेल से निकलने के बाद एक पादरी की मदद से वो एक अनाथालय में काम करने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनती की वजह से पादरी ने उसकी एक अमीर बिजनेस टाइकून के यहाँ ड्राइवर के रूप में नौकरी की सिफारिश की। अब उसकी मुलाकात उस घर की मालिक यानी दादी से करवाई गई, जिन्हें कांग पसंद आया और उसे वहीं रहने की अनुमति दे दी। इधर योंगजा डोरान को घर से निकालने के बाद बड़ी चैन से रहने लगी। अपनी बेटी मिरान के साथ बारबेक्यू खाने बाहर गई। योंगजा डोंगचुल का घर और दुकान बेचकर गंगनाम में एक छोटा सा फ्लैट खरीदने और कॉफी शॉप खोलने का प्लान किया है। उसे उम्मीद थी कि मिरान वहाँ किसी अच्छे परिवार में शादी कर सकेगी। दूसरी तरफ डोरान को सब्जी बेचने वाले के यहाँ कड़ी मेहनत के बाद अपनी पहली तनख्वाह मिली, लेकिन उसके पास इस खुशी को बांटने वाला कोई नहीं था। वो अपने पुराने दिनों के खुशहाल पलों को याद करने लगी। वो मिरान की पसंद के संतरे लेकर घर आई, पर योंगजा ने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। वो उसे अब अपनी बेटी मानने को राजी नहीं। डोरान को ये बात बहुत चुभी। भले ही वो खून से जुड़े ना हो, पर उन्होंने 28 साल एक परिवार की तरह साथ बिताए थे। क्या योंगजा के दिल में उसके लिए जरा भी ममता नहीं? डोरान ने अपनी मेहनत की पहली कमाई योंगजा के हाथ में दे दी और आगे भी सपोर्ट करने का वादा किया, मगर योंगजा ने वो पैसे जमीन पर फेंक दिए और बोली, चाहे तो मुझे करोड़ों भी दे दे, फिर भी मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी नजरों से दूर हो जा। अब अगली सुबह हम एक यंग और डैशिंग बिजनेसमैन रियो को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मूड में कंपनी पहुंचा, पर उसके ही एम्प्लॉइज उसके पीछे बातें कर रहे होते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाया। जब ऑफिस में अपने रूम पहुंचा
तो उसे पता चला कि उसकी कुछ पर्सनल फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई है और तभी उसने पाया कि उसकी पर्सनल फोटोज वाली यूएसबी कहीं गायब है। उसने घर पर मेड को फोन कर पूछा, लेकिन मेड ने कहा कि उसने कई बार चेक किया पर वो वहाँ नहीं है। फिर उसे याद आया कि कल सड़क पार करते समय उसकी टक्कर जल्दबाजी में एक लड़की से हुई थी जिसके साथ उसका काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा था। उसे लगा शायद उसी ने वो यूएसबी उठाई है और अब वो उसे बदला ले रही है। इसीलिए वो फौरन उसी होटल गया जहाँ वो लड़की पार्ट टाइम काम करती है, लेकिन रिसेप्शन पर बताया गया कि उस नाम की कोई लड़की वहाँ काम नहीं करती। तभी उसने देखा कि वही लड़की सड़क पर लोगों को पर्चे बांट रही है और जिस लड़की से वो टकराया था वो असल में दुरान होती है। अब रियो दुरान के पर्चे पर पैर रख उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती कहता है, यूएसबी मुझे लौटा दो। दुरान बिल्कुल हक्का बक्का हो गई और सोचने लगी कि ये आदमी कौन है। फिर उसने उसे जल्द ही पहचान लिया कि ये तो वही बदमाश है जिसने पिछली बार होटल में किसी अमीर लड़की के साथ बदतमीजी की थी। दुरान को नहीं पता कि रियो किस यूएसबी की बात कर रहा है। रियो ने बताया कि जिस दिन हमारी टक्कर हुई थी उसी दिन यूएसबी मेरे जेब से पक्का गिर गई होगी और तुमने ही उसे उठाया होगा। दुरान को लगा कि वो जानबूझकर बात बढ़ा रहा है और मुड़कर जाने लगी, लेकिन रियो ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ा दिया और गलती से उसका हाथ उसकी छाती को छूता है। दुरान ने गुस्से से उसे घूरा। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि वो सच में एक परवर्ट है। रियो ने तुरंत माफी मांगी और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कार में बैठकर वो सोचने लगा कि उसने हाथ वहाँ क्यों रखा। फिर उसे एक बार के लिए ये भी लगा कि शायद इस लड़की ने वो काम नहीं किया है। उसी समय उसे फोन आया कि जिसने उसकी तस्वीरें ऑनलाइन डाली थी वो मिल गया है और पता चला कि मेड के बेटे ने मजे मजे में वो तस्वीरें अपलोड कर दी थी। इतने छोटे से बच्चे को देख रियो ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इधर वो अपने यूएसबी को देख बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। अचानक उसे याद आया कि उस दिन उसने गलती से उस लड़की को मोलेस्ट कर दिया था। बहुत ही शर्मिंदा से उसने मन ही मन कहा कि काश अब कभी उसे सामना ना हो। इधर दौरान तय करती है कि वो मशहूर बॉम्ब एंड फूड कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन देगी जिसके प्रेसिडेंट और सीईओ रियो के ही पिता थे। इंटरव्यू के दिन नर्वस से दौरान के पेट में दर्द होने लगा तो जल्दबाजी में वो गलती से लड़कों के वॉशरूम में चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली उसकी मुलाकात फिर रियो से हो गई। सामने से अचानक एक औरत को निकलते देख उसे लगा कि वो खुद गलत जगह आ गया है। उसने जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगी और वहाँ से जाने लगा। दुरान उसे देख पहचान गई कि ये तो वही बदतमीज आदमी है कि वो जहाँ भी जाती है वहीं आ जाता है। वो उसे मारने दौड़ी। तभी एक और कैंडिडेट बाहर निकला और बोला कि ये मेंस बाथरूम है। ये सुनकर दुरान को अपनी गलती का एहसास हुआ। माफी मांग वो तुरंत वहाँ से भागी और अब उस कैंडिडेट ने रियो पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी कंपनी के जनरल डायरेक्टर और ये तक नहीं कह पाया कि ये मेंस वॉशरूम है। अपने कमरे में लौटकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस तरह उसकी बेइज्जती उसकी ही कंपनी में हो गई। अचानक उसे याद आया कि दुरान के पॉकेट पर भी इंटरव्यू कार्ड लगा हुआ था। उसे समझ आया कि वो भी एक जॉब कैंडिडेट है। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को आज के सभी जॉब एप्लीकेंट्स के रिज्यूमे लाने को कहा और वहाँ दुरान के रिज्यूमे देख वो मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में दुरान को टेक्स्ट आया कि वो इंटरव्यू में पास हो गई है और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हुई है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ही आने का इंतजार में पहले से ही कोई बैठा है। इधर रियो अपने कमरे में बैठा सोच रहा है कि जब कल इंटरव्यू में दुरान उसे देखेगी तो उसका चेहरा कैसा बनेगा। ये सोच उसे बहुत मजा आ रहा है। वो मन ही मन ये भी कल्पना कर रहा है कि जब उसकी पोजीशन और रॉब के सामने दुरान चुप रह जाएगी। उधर दुरान के असली पिता कांग रियो के ही परिवार के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा होता है। उस दिन कांग घर की मेड के साथ बाजार गया सामान खरीदने। जब वो एक मोड़ पर मुड़ा तो उसकी टक्कर एक लड़की से हुई जो जमी हुई चीजों का ठेला ढकेल रही थी। उसने ऊपर देखा तो वो उसकी बेटी निकली जिससे वो पूरे 28 साल से नहीं मिला था। अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कांग अपनी असलियत बताने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर उसने देखा कि बॉस दुरान को डांट रहा है तो उसका दिल पसीज गया। उसका ध्यान वही था, आसपास क्या हो रहा है उसे किसी चीज की परवाह नहीं। सालों पहले डोंगजुल ने वादा किया था कि वो दुरान को अपनी बेटी की तरह पालेगा, उससे कभी मुश्किल काम नहीं करवाएगा। तो अब कांग को शक हुआ कि शायद डोंगजुल के साथ कुछ हुआ है। अगले ही दिन वो डोंगजुल की दुकान पर गया, लेकिन दुकान बंद पड़ी थी। वहाँ से गुजरती एक महिला ने बताया कि दुकानदार की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर कांग स्तब्ध रह गया। बार बार दरवाजा पीटते हुए अपने अच्छे दोस्त को पुकारने लगा। जब तक उसने डोंगजुल की मरने वालों में तस्वीर नहीं देखी उसे यकीन नहीं हुआ था। अपने दोस्त के एहसानों का बदला चुकाने के लिए कांग ने उसके परिवार को छुपकर मदद करने का फैसला किया। वो बैंक जाकर अपनी सारी सेविंग्स निकाल
डोंगचुल के घर के मेल बॉक्स में डाल आया ताकि उनके परिवार का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेटी को योंगजा ने घर से निकाल दिया है। योंगजा ने उस पैसे को बार बार गिना, कुल मिलाकर 4 मिलियन वॉन से ज्यादा थे। उसे लगा कि ये पैसे डोंगचुल ने मरने से पहले किसी को उधार दिया होगा। वो खुशी खुशी पैसे रख लेती है। उस दिन कांग अपने मालिक के परिवार के लिए फल खरीदता है। उसने एक डिब्बा संतरे और अंगूर के डोंगचुल के परिवार के लिए भी खरीदे। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने योंगजा और मिरान को हंसते बातें करते हुए आते देखा, लेकिन दोरान कहीं नजर नहीं आई। मिरान ने संतरे और अंगूर देकर कहा, ये तो दोरान की पसंदीदा चीजें हैं। लेकिन योंगजा ने तुरंत अपनी बेटी को चुप करा दिया। उस लड़की का नाम अब जुबान पर मत लाना। ये सुनकर कांग को हैरानी हुई। तभी वहाँ से गुजरती पड़ोसियों से उसने पूछा और पता चला कि दोरान को योंगजा ने कब का घर से निकाल दिया है। कांग का दिल कांप उठा। वो उसी बाजार की ओर भागा जहाँ उसने कुछ दिन पहले अपनी बेटी को देखा था। सब्जी बेचने वाले से पूछने पर मालूम चला कि दोरान ने नौकरी छोड़ दी है और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। कांग बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी दोरान कहाँ और कैसी है। दूसरी ओर योंगजा और मिरान आराम से घर पर बैठे वही फल खा रही होती है। वो कहते हैं शायद ये वही आदमी होगा जिसने पहले पैसे भेजे थे और अब फल भेजा है। पता नहीं और कितने पैसे उन्हें उस आदमी से मिलते होंगे। दोनों को ही जानने की जिज्ञासा में आखिर वो कौन है, उन्होंने बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने का तय किया ताकि उस सीक्रेट उधार लौटाने वाले को पकड़ सके। अब यहाँ अचानक दोरान रास्ते में एक बुजुर्ग दादी को देख उसकी मदद को आई, जिसे भूलने की बीमारी थी, जो कोई और नहीं उसी कंपनी की प्रेसिडेंट की माँ थी जहाँ उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है। अगले दिन दोरान उसी कंपनी इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी वही दादी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बार बार बहन कहने लगी। वो खुद को दोरान की बड़ी बहन बता रही थी और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। दोरान इंटरव्यू के लिए थोड़ा जल्दबाजी में थी, इसीलिए घबरा गई। पुलिस को फोन करने के बाद जाकर उसे पता चला कि उस औरत को भूलने की बीमारी है। पुलिस ने उस बूढ़ी महिला को वहीं रोक लिया ताकि दोरान इंटरव्यू में जा सके। उधर रियो बेसब्री से दोरान का इंतजार कर रहा था। वो उसके सामने खुद को शो ऑफ करना चाहता था, जो कि उसे ऐरा गैरा समझ बैठी है। लेकिन वो इंतजार करता रहा और दोरान आई ही नहीं। इंटरव्यू खत्म हो चुका था। दोरान को ना देखकर वो निराश हो गया। उसे लगा कि दोरान किसी दूसरी कंपनी में चली गई है। इस बीच दोरान दौड़ते हुए पहुंची, पर तब तक इंटरव्यू खत्म हो चुका था। दुखी और निराश होकर वापस लौट रही थी। फिर उसने देखा कि उसका फोन गायब है। शायद फोन उस बूढ़ी महिला से बहस करते वक्त खो गया, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन गई। इधर उस बूढ़ी को अब तक उसका परिवार नहीं मिला था। वो रोने लगी और दोरान को देखकर उसे घर ले चलने की जिद करती है। दोरान को दया आ गई और उसने तय किया कि जब तक उसका परिवार नहीं मिलता वो उसे अपने घर पर रखेगी। उसने पुलिस से कहा परिवार के मिल जाने पर उन्हें घर लेने आ जाना। अब दोरान ने उसके कपड़े बदलवाए और उसके लिए खाना पकाया। दादी ने बताया कि कैसे वो और उसकी छोटी बहन एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। दोरान को लग रहा है कि दादी ने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन असल में तो वो एक बड़े बिजनेसमैन जिंकू की माँ थी। आखिरकार पुलिस ने दादी के परिवार का पता लगाकर उन्हें फोन किया और दोरान को घर भेजा। अगले दिन सेक्रेटरी यांग पुलिस स्टेशन आया और दोरान के लिए एक तोहफा छोड़ा। पुलिस ने उसे बताया कि दोरान ने उस दिन बॉम्ब एंड फूड कंपनी का इंटरव्यू मिस कर दिया था। जब सेक्रेटरी यांग ने जिंकू को ये बात बताई तो उसने सेक्रेटरी से दोरान की फाइल मंगाई और पता चला कि वो एक एक्सीलेंट कैंडिडेट थी। जिंकू को एहसास हुआ कि वो इतनी अच्छी और दयालु एम्प्लॉय को लगभग खो ही देता, इसलिए उसने खुद दोरान से मुलाकात की और उसे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। दोरान खुशी से रास्ते भर नाचते हुए जाती है। अगले दिन वो एक्साइटेड होकर ऑफिस पहुंची। जब वो प्रेसिडेंट जिंकू के कमरे की ओर जा रही थी तो उसकी मुलाकात अचानक रियो से हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक उठे। दोरान बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रियो ने कहा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। सुनकर दोरान ने अपना एम्प्लॉय कार्ड दिखाकर कहा कि वो यहाँ की सेक्रेटरी है। रियो ने भी अपना कार्ड दिखाया। दोरान को यकीन नहीं हुआ कि जिसे वो ऐरा गैरा समझ बैठी थी वो असल में इस कंपनी का जनरल डायरेक्टर है। रियो ने सेक्रेटरी यांग से पूछा कि बिना इंटरव्यू दोरान को नौकरी कैसे दी गई। सेक्रेटरी यांग बोला, खुद प्रेसिडेंट ने दी है। तभी प्रेसिडेंट जिंकू वहाँ से गुजरे और तब रियो को पता चला कि दोरान ही वही लड़की है जिसने उसकी दादी की मदद की थी। वो पहले तो दोरान को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ सब कुछ जानकर दोरान को डर लग रहा है कि उसने गलती कर दी प्रेसिडेंट के बेटे के साथ और शायद अब उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन डर से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। इसीलिए वो खुद ही रियो के पास चाय लेकर गई उससे माफी मांगने। रियो ने जानबूझकर कहा
कि उस दिन जब उसने उसके सिर पर मारा था तब से उसे सिर पर तेज दर्द और चक्कर रहता है। ये सुनकर डोरान चिंतित हो गई। उसके जाने के बाद रियो हंस पड़ा, ये सोचकर कि ये लड़की इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगी सोचा नहीं था। उधर कांग की लगातार अपनी बेटी की तलाश जारी है, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। तभी किस्मत से आज मालिक के घर पर उसकी बेटी की मुलाकात हो गई। असल में मालकिन दादी की भूलने की बीमारी फिर से लौट आई थी और वो एक बार फिर डोरान को ढूंढते हुए उसकी जगह पहुंच गई। असल में दादी डोरान को अपनी खोई हुई बहन समझती थी। बेटा और बहू उसे लेने आए, लेकिन दादी रोने लगी और जाने से मना कर दिया। डोरान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो दादी के साथ ही उनके घर तक गई और इस तरह कांग को अपनी बेटी से फिर मिलने का मौका मिला। लेकिन वो हैरान था कि वो इस परिवार के घर में क्यों दिख रही है। मेट से पता चला कि डोरान उनकी ही कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। अब कांग डोरान को घर पहुंचाता है, लेकिन वो फिर से उसे सच्चाई नहीं बता सका। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने भगवान का धन्यवाद किया कि उसे अपनी बेटी के करीब आने का मौका मिला। ये देख के डोरान अपना ख्याल अच्छे से रख रही है, उसे सुकून मिला। अगले दिन दादी को एहसास हुआ कि अपनी बीमारी में उसने डोरान को बहुत तकलीफ दी है, इसीलिए आज उसे घर खाने पर बुलाया। डोरान को लाने का काम कांग को दिया गया। कांग ने डोरान के लिए उसकी फेवरेट बनाना मिल्क खरीदा और कंपनी की बिल्डिंग के नीचे पहले ही पहुंच गया। डोरान को खुशी से बनाना मिल्क पीते हुए देख उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। एक छोटा सा बनाना मिल्क की बोतल भी पिता के प्यार की निशानी थी। उसने वो खाली बोतल भी संभाल कर रख ली। उसे महसूस हुआ कि जितना वो डोरान के करीब जाएगा उतनी जल्दी उसका राज खुल जाएगा। अपनी बेटी के भविष्य के लिए कांग ने दूर जाने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ने की बात दादी से करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे डोरान को एक तोहफा देकर जाए कहा। कांग ने भी सोचा कि एक आखिरी बार वो डोरान से मिलेगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। डोरान ने भी उसे धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया था। अब कांग उसे साथ में नूडल्स खाने चलने को कहता है, तो डोरान अपने बाबा को याद करने लगी। जब भी मैं उदास होती थी तो बाबा मुझे नूडल्स खिलाने ले जाते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा मेरे एकमात्र प्रोटेक्टर थे और उसके खो जाने के एहसास ने डोरान को तोड़ गया। डोरान को ऐसे देख कांग का दिल भर आया और उसके मन में फिर से इच्छा जागी कि वो अब उसकी रक्षा करेगा, जब तक कोई ऐसा इंसान नहीं आता उसकी जिंदगी में जो सच में उसका देखभाल करे। मौसम इतना ठंडा नहीं था, फिर भी कांग ने डोरान का दिया तोहफा यानी मफलर अपने गले में बेर लिया। फिर वो उसके किराए के घर पर गया, ये देखने कि खिड़की दरवाजे ठीक से बंद है या नहीं। उसने देखा कि खिड़की की जाली थोड़ी ढीली है, तो वो तुरंत स्क्रू ले आकर उसे ठीक करता है। तभी डोरान भी काम से लौटी। कांग दीवार के कोने में छिप गया और चुपचाप उसे देखता रहा। अगले दिन डोरान दवाइयाँ खरीदने गई, क्योंकि रियो ने कहा था कि उसे सिर दर्द और चक्कर आते हैं। डोरान उसे अस्पताल ले जाकर ब्रेन स्कैन भी करवाना चाहती है। रियो को तो बस हंसी आ रही है। इधर दादी डोरान का शुक्रिया अदा करने के लिए उसका सपना पूरा करने का वादा किया, लेकिन डोरान उसकी मदद स्वीकार नहीं करती। तब दादी उसे शॉपिंग मॉल ले जाने का फैसला किया। अचानक दादी की याददाश्त फिर चली गई और डोरान को एम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहती है। जिंगुक ये जानकर चिंतित हो गया और अपने बेटे रियो को उनके पीछे भेजा, लेकिन दादी अपने पोते को नहीं पहचाना और उसे पड़ोसी समझ लिया। डोरान के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उसने रियो को भी उनके साथ चलने को कहा। दादी खुशी से राजी हो गई। फिर तीनों ने साथ में कॉटन कैंडी खाई, आइसक्रीम खरीदी, इलेक्ट्रिक कार चलाई और बहुत मजे किए। अब दादी डोरान को लेकर घर आई और अपने कमरे में ले गई। उन्होंने अपना कीमती गहनों का डब्बा निकाला और कहा, जो चाहे वो चुन लो। फिर दादी ने डोरान को अपनी सबसे कीमती हीरे का हार दिया, जो वो पहले अपनी बहू को यह हार देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। जब दादी की बहू यून को ये पता चला तो उसने अपने पति जिंगुक को वो डब्बा वापस ले आने को कहा, लेकिन जिंगुक बोला, माँ को खुश रहने दो ना। मगर दादी की पोती बहू जांग बहुत नाराज हो गई कि दादी ने कभी उसे यह हार नहीं दिया, लेकिन अब किसी बाहर की लड़की को दे दिया, वो भी यूं ही। इधर डोरान को ये ठीक नहीं लग रहा था। जब दादी सो गई तो डोरान चुपचाप वो हार रियो की माँ यून को लौटा देती है। इधर उस रात कांग पार्क में खींची तस्वीरें देख रहा था, तो देखा कि रियो की नजरें हर तस्वीर में बस डोरान पर ही टिकी है। अगले दिन दादी अपने गहनों का डब्बा साफ कर रही होती है, तो पाया कि उनका सबसे कीमती हार गायब है। ऐसा लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रही है। उसकी बहू ने सोचा कि वैसे भी सास की चीजें आखिरकार उसकी ही होंगी, इसीलिए उसने वो हार वापस नहीं किया और दोस्तों के सामने उसे पहनकर शो ऑफ करने लगी। अब यहाँ रियो को एहसास हुआ कि उसे डोरान धीरे धीरे पसंद आने लगी है, इसीलिए उसने अपनी तयशुदा रिश्ते को तोड़ दिया। रियो की माँ ये जानकर बहुत हैरान हो गई।
क्योंकि वो लड़की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी थी। पहले तो रियो ने इस रिश्ते के लिए हाँ किया था, लेकिन अब वो सिर्फ उसी से शादी करेगा जिससे वो सच में प्यार करता है। उस दिन ऑफिस पार्टी के बाद रियो दोरान को घर छोड़ देने को कहता है, लेकिन दोरान ने कहा कि वो मेट्रो से चली जाएगी, पर रियो भी चुपके से उसके पीछे ट्रेन में चढ़ गया। हालांकि उनका घर उल्टे दिशा में था। दोरान बोली, तुमने गलत ट्रेन ले ली है, पर रियो बोला, यही सही ट्रेन है, घर तो मैं पहुंच जाऊंगा। अब दोरान को लगा कि उसने ज्यादा पी ली है, इसीलिए ठीक से सोच नहीं पा रहा। रियो उसे यकीन दिलाता है कि वो नशे में नहीं है। उधर जांग, दादी की पोती बहू, अभी भी दोरान को दिए गए हार से खुश नहीं थी। इसीलिए जब जांग ने दोरान को घर पर देखा तो उसने उस घर की मालकिन होने के नाते उसे कॉफी बनाने का ऑर्डर दिया। तब कांग अंदर आया और बोला, दोरान को कॉफी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नौकरानी नहीं बल्कि दादी गुमयोंग की सम्मानित मेहमान है। ये सुनकर जांग गुस्से में कांग पर चिल्ला पड़ी, तुम बस इस घर के नौकर, एक ड्राइवर हो, हिम्मत कैसी हुई मेरी बातों पे दखल देने की, और तुरंत घर छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। दोरान ये देख कि कांग उसकी वजह से डांट खा रहा है तो उसने जांग को कांग से माफी मांगने को कहा। बस फिर क्या था, जांग तुरंत पलटकर दोरान को बुरी तरह से बातें सुनाना शुरू कर दिया। तभी जिंगुक और दादी घर लौटे। उन्होंने जांग की बातें सुन ली। जिंगुक बहुत गुस्सा हुआ कि वो खुद इतने ऊंचे पोस्ट पर होते हुए भी कभी अपने नौकरों से ऐसा व्यवहार नहीं करता। वो जांग से बेहद निराश हुआ। ससुर की डांट सुनकर जांग और भड़क गई। चूँकि जांग की माँ यून की दोस्त भी थी, इसीलिए वो कोशिश करती है कि जांग दुखी ना रहे, और फिर उसने दादी गुमयोंग का वही हीरो का हार जांग को दे दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जैसे ही दादी की तबीयत बिगड़ेगी उन्हें अपना वही हार याद आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो सीधे जांग के कमरे में गई और सब जगह तलाशने लगी। जब उन्होंने अलमारी खोली तो देखा कि कांग वहाँ अंदर छिपी हुई है। दादी ने गुस्से में पूछा, तूने मेरा हार चुराने की हिम्मत कैसे की? जांग ने डरकर फौरन ही वो हार वापस कर दी। जिंगुक ने पूछा, पर ये तुम्हारे पास कैसे आया? यून जल्दी से बोल पड़ी, मैंने दी थी इसे। ये सुनने के बाद जिंगुक भी इन दोनों से परेशान हो गया। सभी वहाँ से चले गए और जांग अकेली रह गई रोते हुए। उसने अपनी माँ को फोन कर दोरान की शिकायत की। उसके सामने उसकी इज्जत चली गई है और कहा कि किसी भी तरीके से दोरान को इस घर से निकाले। तो उसकी माँ ने यून से मिलकर सुझाव दिया कि दादी की देखभाल के लिए किसी प्रोफेशनल नर्स को रख लिया जाए, क्योंकि हर बात में दोरान पर निर्भर रहना सही नहीं है। यून को भी ये ठीक लगा और बहुत जल्दी उन्होंने एक नई नर्स को ढूंढ निकाला जो खुद को देश की सबसे अच्छी नर्स बताती है। यून ने उसे दादी की हालत के बारे में सब बताया। नर्स कॉन्फिडेंट होकर बोली, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। अचानक बात करते करते दादी की बीमारी फिर लौट आई। वो सामने खड़ी औरतों के बाल पकड़कर खींचने लगी और जांग की माँ भी इससे नहीं बच पाई। नर्स ने सबको पीछे हटने को कहा, मैं उन्हें शांत करती हूँ। कुछ देर में दादी सच में चुपचाप सो गई। किसी को नहीं पता था कि नर्स ने उसे नींद की दवा दी थी। जल्द ही दादी की तबीयत फिर बिगड़ी। दोरान को पास न देख उसने नर्स की बात मानने से मना कर दिया। नर्स की लाई हुई सारी दवाइयाँ उसने फेंक दी। जब जिंगुक घर आया और माँ को ऐसे हंगामा करते देखा, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। दादी बीमारी में अपने ही बेटे को पापा कहकर बुलाने लगी और नर्स की सारी करतूतें बता दी। नर्स ने जैसे देखा कि वो एक्सपोज हो गई है तो वहाँ से भाग खड़ी हुई। सब दोरान से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में पिछली रात यून ने दोरान से कहा था कि अब से उसे घर पर आकर दादी की देखभाल करने की जरूरत नहीं, और पैसे देकर उसका अपमान भी किया। जिंगुक के पास कोई और रास्ता न था। उसने डॉक्टर बुलाकर माँ को फिर से नींद की इंजेक्शन दे दी। डॉक्टर ने देखा कि जो गोलियां नर्स ने दी थी वो असल में नींद की गोली है और बिना प्रिस्क्रिप्शन की ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना खतरनाक होता है। जिंगुक चौक अपनी पत्नी और बहू की ओर देखा। दोनों डर से नजरें झुकाई खड़ी थी। डॉक्टर के जाने के बाद जिंगुक ने गुस्से में बोला, दोरान को वापस आने के लिए तुम दोनों मनाओ, नहीं तो तुम दोनों इस घर में कदम नहीं रख पाओगी। अगले दिन दोनों दोरान के घर गए, लेकिन उसने मना कर दिया। पहली वजह कि वो प्रोफेशनल नर्स जितनी काबिल नहीं है, और दूसरा कि वो रियो से दूरी बनाना चाहती है, क्योंकि दोनों के सोशल स्टेटस बहुत ही अलग है और उनके बीच कोई रिश्ता संभव नहीं। जांग ने सोचा सब कुछ पैसे से हल किया जा सकता है और वो तुरंत बोली, मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगी। और इसी चीज ने दोरान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। वो बिना कुछ और बोले अंदर चली गई। यून ने गुस्से में जांग को डांटा कि वो हमेशा सब बिगाड़ देती है। फिर उसने सोचा कि जिंगुक को दिखाया जाए कि दोरान को खुद पर घमंड हो गया है और वो घर नहीं आना चाहती। लेकिन जिंगुक को भरोसा नहीं हुआ कि इतनी दयालु लड़की ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। जरूर यून ने ही कोई गलती की होगी। इसलिए जिंगुक ने सख्ती से कहा,
अगर तुम दौरान को वापस ना ला सकी तो इस घर में आने का सोचना भी मत। मजबूरी में वो फिर दौरान को मनाने गई, लेकिन दौरान परेशान नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो पार्क चली गई। इसी दौरान उसे जिंकू का फोन आया, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया दादी ने पूछ लिया, तुम कहाँ हो? क्या अब मेरी तुम्हें परवाह नहीं है? ये सुनकर दौरान थोड़ी विचलित हो गई, क्योंकि दोनों आपस में कांटेक्ट में रहा करते थे। दौरान उन्हें अपने ही रिश्तेदार की तरह मानती थी, इसलिए वो तुरंत उनके घर पहुंची। उधर रियो एक लड़की को अपनी दिल की बात कह रहा था और ये चीज कांग ने देख ली। कांग उस पर ध्यान देना शुरू करता है, क्योंकि हाल ही में उसे कई दूसरी लड़कियों के साथ देखा गया था। कुछ समय पहले वो दौरान को भी परेशान कर चुका है। कांग को लगा कि रियो एक प्लेबॉय है जो उसकी भी बेटी के साथ बस खेलना चाहता है। रियो ने देखा है कि कांग और दौरान काफी क्लोज है, तो उसने कांग से दौरान के सामने उसके लिए तारीफें करने को कहा, अच्छी बातें करने को कहा। वहाँ तो कांग ने हामी भर दी, लेकिन दूसरी ओर दौरान को सलाह देता है कि किसी अमीर आदमी के प्यार में जल्दी मत पड़ना, जैसे कि रियो, वरना आखिर में तकलीफ उसी को होगी। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को कोई दुख पहुँचे। दौरान नहीं जानती कि सामने बैठा आदमी उसका ही असली पिता है, इसलिए वो भी उसकी बात मासूमियत से मान जाती है। अब इधर रियो ने पूरी कोशिश से दौरान को पाने की ठान। हर दिन वो उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आता और तरह तरह के बहाने बनाकर उसे मार्केट रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाता। जब साथ में खाना भी खाने जाते तो वो उसकी सुंदरता की तारीफें करता रहता, पर दौरान को लगता है कि वो बस मजाक कर रहा है, वो उसे पसंद नहीं करती। लेकिन जब किसी दिन रियो बस स्टॉप पर नहीं आता तो अनजाने में उसकी नजर इधर उधर देखने लगती और अचानक रियो के वहाँ आ जाने से रियो बहुत खुश हो जाता, क्योंकि दौरान उसे ही ढूंढ रही होती है। दौरान भी शर्मा कर इनकार कर जाती और रियो उसे छेड़ता रहता। एक दिन दादी की तबीयत खराब हो गई तो वो दौरान को साथ पिकनिक के लिए बुलाती है। सभी लोग पार्क घूमने जाते हैं। वो माहौल इतना ही सुखद था मानो असली के परिवार हो सब। तभी अचानक तेज हवा से दादी की टोपी उड़ गई। दादी उसे उठाने आगे बढ़ी, लेकिन फिसल गई और लगभग ढलान पर लुढ़कने वाली थी कि उसी वक्त दौरान ने उसे पकड़कर किनारे ढकेला और खुद ढलान से लुढ़ककर उसके सिर एक पेड़ के तने से जा टकराया। वो वहीं बेहोश हो गई। रियो बुरी तरह से घबरा गया और फौरन उसे अस्पताल ले गया। वहाँ भी उसने उसका हाथ कसकर पकड़े रखा था जब तक दौरान होश में नहीं आई। वो रोता रहा। शुक्र है ज्यादा गंभीर नहीं थी चोट, बस पैर में मोच आई थी। उस वक्त कांग रियो की उसकी बेटी के लिए चिंता और सच्ची भावना देख लौटते वक्त वो रियो की तारीफ दौरान के सामने करने लगता है। उसने देखा कि रियो का प्यार सच्चा है, तो उसने उन दोनों को साथ करने का फैसला किया। वो जानबूझकर काम का बहाना बनाता ताकि रियो दौरान को छोड़ने और लेने जा सके, पर दौरान को यह अजीब लगा। पहले उसने उसे रियो से दूर रहने की सलाह दी और अब वही उसे उसके साथ छोड़ देते, जिस पर कांग ने कहा, रियो तुम्हें सच्चा प्यार करता है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो खुश रहो उस इंसान के साथ जिससे तुम प्यार करती हो। अब लौटते वक्त कांग बोला कि उसे जरूरी काम से जाना है। दौरान को लगा कि वो जानबूझकर उन्हें फिर अकेला छोड़ रहा है, लेकिन इस बार सचमुच उसे काम था। वापसी के रास्ते में रियो पूरी कोशिश करता है दौरान को अपने दिल की बात समझा सके। दौरान ने भी अपनी चिंता जाहिर की कि उसे डर है कि उनके बीच सोशल स्टेटस के डिफरेंस की वजह उनके रिश्ते में रुकावट बनेगा और वो नहीं चाहती कि लोग उसे मतलबी और लालची समझें। रियो बोला, मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचा है, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। उसके सच्चे इजहार को सुनकर दौरान भी अब उससे दूरी नहीं बना सकी और दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इधर दादी भी दौरान को और अधिक प्यार करने लगी है। उसने बड़े प्यार से दोनों के लिए 2 डायमंड के नेकलेस खरीदे। एक उन्होंने दौरान को पहनाई और एक खुद, जैसे कि पहने हो। डाइनिंग टेबल पर जब यून ने दौरान के गले में नेकलेस देखी तो फौरन नाराज हो गई और जांग तो और भी नाखुश थी। वो दादी का दिया छोटा नेकलेस अपने बिस्तर पर फेंक देती है और अपने पति पर गुस्सा निकालती है कि उसका स्टेटस तो एक सेक्रेटरी के भी जितना नहीं है। तो अब वो कंपनी फिर से अपने ससुर का विश्वास जीतने बुके लेकर पहुंची। वापस निकलते वक्त वो गलती से दौरान से टकराती है। चांग बॉस की तरह ऑर्डर देने लगी। दौरान भी उसे मैडम कहकर बुलाती है और ये रियो ने देख लिया। आज वो दौरान को बाहर डिनर पे ले जाकर उसे अंगूठी पहनाता है जो उसने पहले से तैयार की हुई थी और बोला, मैं इस रिश्ते को लेकर सीरियस हूँ। वो चाहता है कि दौरान सर ऊंचा करके जिए और आगे से कोई उस पर धौंस न जमाए, क्योंकि अब वो उसकी है। वो अपना सर ऊंचा रखकर किसी का भी सामना कर सकती है। रियो चाहता है कि उनका रिश्ता पब्लिक हो जाए, लेकिन दौरान अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। उसे थोड़ा समय चाहिए। इतने में उसे फोन आया। दादी की फिर तबीयत खराब हो गई है। दोनों जल्दी से घर पहुँचे। दादी दौरान को देख शांत हो गई और अपने पोते को फिर से पड़ोसी समझने लगी।
दादी की बिगड़ती तबीयत को देख दुरान ने यहाँ एक दिन रुकने का फैसला किया। रात में रियो ठीक से सो नहीं पा रहा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही घर में सो रही है। अब उसने उसे टेक्स्ट किया और बाहर मिलने बुलाया। दोनों चुपके से मिलते हैं और साथ में तारों को देखने लगे। ये दृश्य बहुत ही प्यारा लग रहा था, मगर इतने में जांग ने दोनों को साथ देख लिया और अब दुरान को इस घर से भगाने का एक अच्छा मौका उसके हाथ लग गया है। उसने जल्दी से उनके फोटो लेने के लिए फोन निकाला। अचानक उसी समय दादी उसके कमरे में आ गई और उसके बाल पकड़कर पूछती है, क्या कर रही थी? दुरान ये शोर सुन समझ गई कि कुछ हुआ है। जैसे ही वो दौड़कर वापस आई, दादी बोली कि उसने अभी जांग को डांटा क्योंकि वो दुरान और रियो के डेट के बीच ताका झाकी कर रही थी। यून बहुत नाराज हो गई कि दादी कैसे सोच भी सकती है कि उसके प्यारे पोते और लो क्लास सेक्रेटरी के बीच प्यार है। पर जांग ने भी यून को सच्चाई बताई, पर यून मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि जांग ये सब दुरान को दूर भगाने के लिए बातें बना रही है और गुस्से में बोली, इतना भी नीचे मत गिरो। अगर तुम दुरान को सहन नहीं कर सकती तो जाकर अलग रह सकती हो। जांग ने भी अब ठान लिया कि वो सबूत ढूंढ कर ही दुरान को यहाँ से निकालेगी। अगली सुबह अफवाहों से बचने के लिए कांग ने दुरान को काम पर छोड़ने का ऑफर दिया। उसने चिंता जताते हुए कहा, अगर ये सीक्रेट लव अफेयर का मामला सामने आ गया तो नुकसान बस दुरान को होगा। रियो बोला, मैंने उसे रिश्ता पब्लिक करने को कहा था, लेकिन वो ही तैयार नहीं थी। उसने कांग से दुरान को मनाने में मदद करने को कहा। रास्ते में कांग ने दुरान का विचार जाना तो दुरान ने भी माना कि वो रियो को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं ये खुशी टूट जाएगी। अपनी बेटी के विचार जानने के बाद कांग ने उसे इजी किया और ईमानदारी से सलाह दी। कांग के शब्दों ने उसे ताकत दी और वो अपने रिश्ते को पब्लिक करने को मान गई। अब दोनों ने तय किया कि इस वीकेंड वो अपने रिश्ते के बारे में सबको बता देंगे। ऑफिस के बाद रियो उसे मॉल में शॉपिंग के लिए ले गया, लेकिन वो अनजान थे कि कोई बुरी इंटेंशन के साथ उनकी पर्सनल मोमेंट्स की तस्वीरें ले रहा है। असल में जांग दुरान से जलती है क्योंकि दादी उसे प्यार कर रही है। वो नहीं चाहती कि एक लो क्लास सेक्रेटरी की हैसियत उसकी जितनी हो, तो उसने वो तस्वीरें यून को दे दी और ये देखकर वो बहुत डर गई, पर वो केवल गुस्सा ही कर सकती थी। अब यून की ऐसी हालत देख जांग उसे मैनिपुलेट करने लगी। इस वक्त जिंगुक और दादी दोनों ही दुरान को बहुत पसंद करते हैं और शायद वो ये शादी के लिए राजी भी हो जाए। इसीलिए उन्हें रियो और दुरान के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यून ने तुरंत रिएक्ट किया और सोचा कि उसे जल्द कुछ करना होगा। उसने दुरान को मिलने बुलाया और सीधे उसे रियो को छोड़ देने को कहा, साथ ही ये नौकरी भी। अगर उसने रियो से शादी की तो कंपनी के स्टॉक्स गिर जाएंगे और सभी इन्वेस्टमेंट्स हम खो देंगे। इस रिश्ते में दुरान पहले से ही नुकसान में थी और यून की बातें दुरान को आसानी से हरा गई। अब अगले दिन सुबह सुबह ही रियो दुरान के घर आ पहुंचा, लेकिन पता चला कि वो ऑफिस जा चुकी थी। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे दुरान कहीं नहीं मिली। फिर उसे अपने पापा से पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी है और साथ ही दादी की देखभाल करने से भी मना कर दिया है। जब रियो उसे ढूंढता हुआ आया तो उसने बेरुखी से उसे अलविदा कहा। ब्रेकअप के बाद वो अब कभी उससे नहीं मिलेगी। असहाय होकर उसने कांग से मदद मांगी। कांग दुरान से मिलकर पूछता है आखिर क्यों, लेकिन दुरान चुप रही, सिर्फ रोई और उसे अवॉइड करने लगी। कांग ने अंदाजा लगाया कि शायद दुरान को अपनी कोई परेशानियां है। इधर दादी भी बहुत दुखी हुई जब उसने सुना कि दुरान ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसकी इच्छाओं का सम्मान तो करना पड़ेगा। जिंगो को अब एक नई नर्स ढूंढनी पड़ेगी। नई नर्स को पास कराने के लिए यून और जांग ने प्लानिंग की कि वो दुरान की तरह भेस बना कर आए। अब नई नर्स एकदम ही अजीब फनी बनकर आती है। वो उसे दादी से तब मिलवाएंगे जब वो अचानक बीमार पड़ेंगी। अब वो दादी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि सामने खड़ी दुरान ही है, मगर दादी फिर भी पहचान जाती है कि ये दुरान नहीं है। वो उस नई नर्स के बाल पकड़कर ऐसे खींचती है कि उसके नकली बाल ही निकल गए। ये देख वो नर्स तो डर कर वहाँ से भाग गई। जिंगुक असहाय होकर अपनी पत्नी को फिर से दुरान को कॉल करने को कहता है। यून ने फोन तो उठाया, लेकिन हिचकिचाकर रख दिया और कहा दुरान फोन नहीं उठा रही। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। दादी को सुलाने के बाद जिंगुक ने डॉक्टर से पूछा कोई बेहतर उपाय बताए। डॉक्टर ने साफ कहा सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो जिस व्यक्ति के प्रति फिक्रमंद है उसके पास रहे, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है और शायद वो कोई बेवकूफी भरा काम भी कर सकती है। अपने माँ के लिए जिंगुक ने फैसला किया कि वो खुद जाकर दुरान को काम पर लौटने के लिए मनाएगा। ये उनका दिल टूट गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका सबसे बड़ा बेटा, जिसे उसने इतनी मेहनत से पाला, उस औरत की वजह से बर्बाद हो जाए? उसने सारा दोष दादी पर डाल उनसे शिकायत की। ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप दुरान पर इतना निर्भर है, जिससे कि रियो और दुरान के बीच फीलिंग्स बढ़ने लगी।
चाहे वो मर भी जाए लेकिन वो दुरान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो दादी से गुजारिश करती है अपने होश में आए और दुरान की तलाश ना करे। यून को इस तरह पागलों की तरह चिल्लाते और रोते देख दादी अपराध बोध महसूस करती है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बीमारी बहू पर इतनी भारी बोझ लाएगी। अगले दिन उसने सभी को भगा दिया और अकेले ही नर्सिंग होम जाने के लिए अपना बैग पैक करती है। शुक्र है कांग उन्हें देख उसका नर्सिंग होम तक पीछा करता है और वापस चलने के लिए विनती करता है, लेकिन दादी ने उसे इस बात को छुपाने को कहा। अब दादी ने उसे पूरी कहानी बताई। वो दुरान पर इतना ज्यादा निर्भर है। रियो और दुरान एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन इससे योन खुश नहीं। वो परेशान है और दादी ये बात समझती है कि योन को अपने बेटे से कितनी उम्मीद है और वो कभी दुरान को स्वीकार नहीं करेगी। तब जाकर कांग को पता चला कि दुरान ने अचानक ब्रेकअप क्यों किया। उसका दिल बहुत टूट गया। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। तभी उसके मालिक जिंगुक का कॉल आया और बताया कि दादी कहीं गायब है। क्या तुम्हें कुछ इस बारे में पता है? हालांकि उसे ये राज रखने को कहा गया था, पर उसने सोचा कि जिंगुक को ये पता होना चाहिए, इसीलिए उसने सब बता दिया। जिंगुक नर्सिंग होम गया और वहाँ माँ को अकेले कमरे में बैठा देख बहुत शर्मिंदा हुआ। जिंगुक उन्हें घर ले जाना चाहता था। उन्होंने मना कर दिया। अगर वो एक दिन भी घर पर रहती है तो उसकी बहू और पोती बहू का एक भी दिन चैन का नहीं होता। घर लौटकर जिंगुक ने गुस्से में अपनी पत्नी से माँ को माफी मांगने और उन्हें घर ले आने को कहा, पर अब की बार यून नहीं मानी और बोली अगर माँ लौटी और उन्हें लगातार दौड़े पड़ते रहे तो वो अपनी बहन को ढूंढेगी और तब दुरान को बुलाना पड़ता है। चाहे वो मर भी जाए लेकिन दोबारा रियो कभी दुरान को ना देखे। अचानक ये बात रियो ने घर लौटते वक्त सुन ली और उसे समझ आया कि दुरान ने अचानक उससे ब्रेकअप क्यों किया था। वो गुस्से में बोला, आपने ऐसा क्यों किया माँ? दुरान से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा। लेकिन यून भी अपनी जिद पर अड़ी थी। तकरार के बीच जिंगुक को कांग का कॉल आया। नर्सिंग होम में दादी को फिर से दौरा पड़ा है और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। रियो बोला, मैं दुरान को लेने जा रहा हूँ, और यून उसे रोकती रह गई। अब इधर रियो दुरान से मिला, उसे गले लगाया और उसने ब्लेम खुद पर लिया उसे सच न बताने के लिए। उसने कहा था कि वो सब हैंडल कर लेगा, पर उसने तो उसे अकेला इसे सामना करने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ दादी खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। नर्सिंग वालों का तरीका ये था कि उसे कमरे में बंद कर दे। वो कमरे के अंदर से चिल्ला रही है, मुझे बचाओ जिंगुक, मुझे बचाओ। इतने में रियो और दुरान भी पहुँचे। उसे देखते ही दादी तुरंत शांत हो गई और दुरान से घर ले जाने को कहा। ये देखकर रियो की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। घर पहुंचकर दादी आराम से सो गई। दुरान को समझ नहीं आ रहा कि दादी बस उसे ही क्यों ढूंढती है। इस दुविधा में कि इसे कैसे संभालना चाहिए, तभी रियो अंदर आया। उसने हाथ पकड़ा और तय किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वो दुरान का हाथ पकड़े अपने परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं दुरान से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माँ अभी भी कड़े विरोध में थी। अगर वो सहमति नहीं देती तो रियो दादी को लेकर बाहर रह लेगा। यून पागलपन में दुरान को कठोर अपमानजनक शब्दों से बातें सुनाने लगी। उनके शब्दों से घायल होकर वो वहाँ से चली गई। जिंगुक ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं। परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में रियो ने परिवार की उम्मीदों का भार उठाए रखा है। एक रात सोचने के बाद जिंगुक भी रियो पर भरोसा करने के लिए तैयार हो गया। भले ही उसने शादी के दम पर अपने करियर को मजबूत ना किया हो, मगर फिर भी रियो ने अपना करियर बहुत अच्छी तरह से बनाया है। इधर जिंगुक ने दुरान को वापस आने के लिए बुलाया। उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो जिंगुक ने दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी। ये फैसला लेना उसके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन जिंगुक कुछ समय से दुरान के काम और बर्ताव से बहुत ही संतुष्ट था। उसे लगता है सब कुछ आगे भी सही रहेगा। इधर अब दुरान की माँ, जिसने दुरान को 28 सालों तक पाला, लेकिन उसने कभी दुरान को अपनी बेटी नहीं माना। पति के मरने के बाद उसने दुरान को घर से बाहर तक निकाल दिया। पर अब जब उसके सारे पैसे बर्बाद और खत्म हो गए तो बेशर्मों की तरह वापस दुरान के पास आई। न सिर्फ योंगजा दुरान के साथ रहती है, बल्कि उसने मिरान की पढ़ाई के लिए भी पैसे देने के लिए उसे मजबूर किया। और अब जो दुरान और रियो एक दूसरे से प्यार करते हैं और रियो का परिवार भी आखिरकार शादी को राजी हो गया, लेकिन योंजा इधर योन के पास गई उन पैसों को मांगने जो उसने दुरान को 28 सालों तक पालने के लिए जुटाए थे। नहीं तो वो दुरान की शादी की अनुमति नहीं देगी। अब इधर यून को भी जब ये पता चला कि दुरान को गोद लिया गया है, तो इसे यून, जो पहले से ही शादी के खिलाफ थी, उसे एक और वीक पॉइंट मिल गया और घर आकर उसने कहा कि वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी।
उसने यंगजा द्वारा डोरान को पालने के लिए पैसे मांगने की बात बताई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये भी पता नहीं कि डोरान के असली माँ बाप कौन है। कैसे हम ऐसी लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कांग ये सुनकर गुस्से में यंगजा के पास गया और उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। भले ही डोरान तुम्हारी अपनी बेटी नहीं थी, पर तुमने डोरान को 28 सालों से पाला है। क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई भावना नहीं? यंगजा बोली, मेरा डोरान से कोई रिश्ता नहीं है, और तुम कौन हो मेरे मामलों में दखल देने वाले? कांग इतने गुस्से में था कि सच बता ही देता। उसी वक्त डोरान लौट आई और उसने सब सुन लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है। वो बार बार यंगजा से पूछती रही, इस उम्मीद में कि कोई गलत जवाब उसे मिलेगा, लेकिन ये बेईमान महिला बिना किसी शर्म के सब कुछ बता गई और रत्ती भर भी पछतावा नहीं। उसने ये भी कहा कि अगर डोरान उसे अपने साथ नहीं ले गई तो वो उसकी इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी। जब रियो इधर घर लौटा तो यून ने जल्दी से उसे सारी बात बताई, लेकिन उसे बहुत पहले से ही सब कुछ पता था। इसके अलावा ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने डोरान और उसके व्यक्तित्व को चुना है, न कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड को। अब अगले दिन डोरान ने घर लौटकर यंगजा से वादा किया कि शादी के बाद भी वो उसे सपोर्ट करती रहेगी। वो सच में रियो को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। डोरान को आशा थी कि यंगजा अब रुकावट नहीं बनेगी। भले ही उसकी शादी हो जाए, वो मिरान और यंगजा को कभी नहीं भूलेगी। यंगजा रोकर दिल टूटने का नाटक तो करती है, लेकिन अंदर से उसे अच्छा लग रहा है। अगले दिन दादी छिपकर अकेले डोरान की सौतेली माँ यंगजा से मिलने गई और उसे 3 करोड़ रुपए देकर गारंटी मांगी कि डोरान की शादी के बाद वो कभी पैसे की मांग नहीं करेगी और डोरान के लिए परेशानी नहीं खड़ी करेगी। पैसे मिलने के बाद यंगजा तुरंत सहमत हो गई, लेकिन दादी ऐसी चालाक औरत को अच्छे से जानती है, इसीलिए उसने यंगजा से एक रिटर्न कमिटमेंट ले ली। पैसा पाकर यंगजा बहुत एक्साइटेड है। उस रात यंगजा ने मिरान से अपनी पार्ट टाइम नौकरी छोड़कर सही तरीके से पढ़ाई करने को कहा और मिरान को भी डोरान जैसा अमीर पति ढूंढना चाहिए। अब इधर यून को शादी के लिए परिवार द्वारा मजबूर किया गया। आखिर में यून को मानना पड़ा। जिंगकुक और दादी दोनों शादी की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ कांग डोरान और यो को करीब देख उसकी लंबे समय से रही चिंता भी खत्म हो गई। डोरान ने अपनी सहेली यूजिन को शादी का इनविटेशन दिया तो यूजिन की दादी रो पड़ी। डोरान और यूजिन दोनों उसके रिएक्शन से हैरान थे, क्योंकि डोरान को नहीं पता था कि वो 28 साल पहले उसके असली माँ बाबा की मकान मालकिन थी और उसने ये डोरान को डोंगचुल को दिया था। वो हाल ही में बाजार में यंगजा से भी मिली थी और उसी समय उसे पता चला कि डोरान वही बच्ची थी जिसे उसने सालों पहले गोद दिया था। उसने डोरान को ब्लेसिंग्स दी उसके अच्छे जीवन के लिए। आखिरकार डोरान और रियो की शादी का दिन आ गया। सभी के ब्लेसिंग्स के साथ उनकी शादी पूरी हुई, खुशियों की चाह लिए। शुरुआत दुश्मनी से हुई, लेकिन अंत प्यार और शादी से। किस्मत सच में चमत्कारी होता है। उसी समय डोरान के दोस्त यूजिन की दादी ने कांग को देख तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही डोरान का असली पिता है। उसने सोचा वो यहाँ क्यों आया है और तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन उसे पकड़ ना पाई। अब यहाँ नया जोड़ा अपना हनीमून मनाने गया है, मगर उन्हें नहीं पता कि एक बड़ा हादसा होने को है। एक दिन यून ने वो सबूत देख लिए कि दादी ने यंगजा को पैसे दिए थे। उसने गुस्से में दोनों को वापस बुलाया। यंगजा के लिखे उसी कमिटमेंट पेपर को डोरान के चेहरे पर फेंक लगातार उसका अपमान करती है। बिना गलती जाने डोरान खड़ी बातें सुनती रही। यहाँ यंगजा ने जैसे ही पैसे पाया उसे बर्बाद किया, तरह तरह की चीजें खरीदी और एक बड़ा घर लेने का भी प्लान बना लिया। अब डोरान ने यंगजा के पास आकर वो पैसे वापस देने की बात कही, लेकिन ये लालची औरत इसे कैसे मान सकती थी। गुस्से में डोरान अब अपनी ओर से भी यंगजा से सारे रिश्ते खत्म कर देती है। ऐसी माँ होने से अच्छा है कि ना ही होती। बाहर खड़े रियो को उसने सब कुछ बता दिया। अपनी पत्नी को इस तरह देख उसने उसे गले लगा लिया। घर पहुंचकर डोरान ने अपनी सौतेली माँ की ओर से यून से माफी मांगी। दादी बोली, माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, और सबसे कहा इस बात को फिर कभी ना दोहराया जाए। अगले दिन छोटी बहू जांग की माँ दादी से मिलने की तैयारी कर रही थी। उसकी छोटी बहन होंगजू भी साथ आना चाहती है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था, बल्कि वो तो कांग से मिलने आई थी। दादी से 2-4 बातें करने के बाद बहाना बनाकर वो कांग के कमरे में गई। कुछ समय पहले उसने रास्ते पर कांग से मुलाकात की थी और पहली ही नजर में उसे उससे प्यार हो गया। उसने कई बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन कांग ने हमेशा मना कर दिया। जब उसे पता चला कि कांग रियो की फैमिली का ड्राइवर है, तो उसने यहाँ आने का फैसला किया। कमरे में बस उसके और एक महिला के होने से कांग बेहद नर्वस हो गया। उसने जल्दी से उसे अपनी बात कहने को कहा, लेकिन होंगजू भी बिल्कुल बिना शर्माए सीधे कांग से पूछ लिया कि उसने उसे मना क्यों किया। अगर उसने ऐसा स्टेटस डिफरेंस की वजह से किया है, तो
तो वो उसके लिए एक कार कंपनी खोल सकती है जहाँ वो खुद का बॉस बन सकता है। उसी वक्त कोई दरवाजा खटखटाता है। होंगजो छपना चाह रही थी, लेकिन कांग ने कहा इसकी जरूरत नहीं। घर की मेड कमरे में आई और देखा कि 2 लोग जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं साथ है। उसे बहुत कौतूहल हुई। कांग ने बताया कि हम दोनों चर्च में साथ वॉलंटियर करने वाले दोस्त हैं। इसके बाद होंगजो वापस आ गई और देखा कि दादी को फिर से भूलने का दौरा पड़ा है। दादी योन और उसकी दोस्त दोनों को पीछा करते हुए उन्हें मार रही है और डांट रही है। लेकिन जब उसने होंगजो को देखा तो दादी ने सोचा कि होंगजो उसकी बचपन की दोस्त है, इसीलिए वो होंगजो को अपने साथ खींचकर कमरे में ले आई ताकि बचपन की यादें ताज़ा कर सके। वो साथ गाने और नाचने लगे। पूरा दोपहर उन्होंने घर में हंगामा किया। होंगजो तो बहुत खुश हो गई। जिंगू के घर लौटने के बाद ही ये सब कुछ खत्म हुआ। दादी ने कांग से होंगजो को घर छोड़ाने को कहा। होंगजो तो बहुत खुश हो गई। आधे रास्ते में वो गर्मी लगने का बहाना कर कार से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद वो ऐसा दिखाती है कि वो खड़े नहीं रह पा रही, इसीलिए उसने कांग की बाह पकड़नी पड़ी। कांग को उसकी हरकतें देख वो हंसने से खुद को रोक ना पाया। इधर दोरान यूजीन को अपनी तरफ से गिफ्ट देती है। उसने दोरान से अपनी दादी की अजीब सी बातों के बारे में बताया। आजकल वो बार बार दोरान के असली बाबा का जिक्र करती रहती है, जबकि यूजिन ने कभी दोरान के गोद लेने की बात नहीं कही है अपनी दादी से। दोरान को भी लगा कि कुछ तो गलत है। उसने अंदाजा लगाया कि उसकी दादी को शायद कुछ पता है, इसलिए दोरान अब अकेले में उनसे मिलती है और पूछा कि क्या वो उसके असली बाबा के बारे में जानती है। वो थोड़ी घबरा गई और उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो जरा ठीक नहीं थी और यूं ही कुछ भी बोल रही थी। तुम ज्यादा सोचो मत इस बारे में। दरअसल कांग पहले ही यूजीन की दादी से बाजार में टकरा गया था। उसने बताया कि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को सच पता चले, इसी वजह से यूजीन की दादी भी इसे राज ही रखने का वादा करती है। उस रात कांग अपनी बेटी की तस्वीरें देखता है और मन में तय करता है कि वो सच नहीं बताएगा। फोटो एल्बम वापस रखते वक्त एक फोटो नीचे गिर जाती है। अगले दिन मेड कांग के कमरे में फल लेकर आई और जमीन पर दोरान की बचपन की फोटो देख ली। उसने पूछा कि क्या ये उसकी बेटी की तस्वीर है। कांग ने तुरंत हाथ से तस्वीर छीन मेड पर जोर से चिल्लाया। मेड रोते हुए वहाँ से निकल गई। जल्द ही उसके बाद सबको पता चल गया कि कांग की एक बेटी है। दादी भी उत्सुक होकर कांग से उसकी बेटी के बारे में पूछा। कांग को समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दे, इसीलिए उसने बस कहा कि उसने अपनी बेटी को कभी नहीं पाला है। कांग की दुविधा देखकर दादी ने माफी मांगी उससे इतने सवाल पूछने के लिए। दूसरी ओर दोरान को यूजिन की दादी का कॉल आता है कि वो तुरंत अस्पताल आ जाए। उन्हें स्टमक कैंसर हुआ है। उन्हें लग रहा है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दोरान को फिर से धोखा न मिले, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उसे सब कुछ बता देगी कि उसके असली बाबा उसके पास ही है। मगर वो ये ठीक से नहीं जानती कि उसका पता क्या है। सिर्फ इतना पता है कि वो उसकी शादी में आया था। दोरान ने पूछा क्या वो उसके बाबा का नाम जानती है। यूजिन की दादी बोली नाम नहीं जानती, लेकिन उसका चेहरा अच्छी तरह से याद है। फिर दोरान बोली क्या फोटो देखकर उसे पहचान पाएंगी। हाँ कहने पर दोरान तुरंत घर से अपनी शादी का एल्बम लेकर आई और उन्होंने तुरंत कांग को पहचान लिया। दोरान समझ नहीं पाई कि कांग के साथ इतने समय तक रहने के बाद भी उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं। दादी दोरान को सांत्वना देते हुए बोली तुम्हारे बाबा की अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, और आगे कहा अपने बाबा से कुछ पूछना मत, वरना वो बिना सबूत छोड़े फिर से गायब हो जाएंगे। ये बात कितनी सच है देखने के लिए दोरान कांग के कमरे गई और उसका टूथब्रश चुरा लिया। डीएनए टेस्ट के बाद ये साबित हो गया कि कांग ही उसकी असली पिता है। यूजिन की दादी की चेतावनी के कारण दोरान ने सच बताने की जल्दबाजी नहीं की, जो वो अब जान चुकी है। उसने कांग से उसकी बेटी के बारे में पूछने की कोशिश की। उसने कहा कि ये मेरी गलती थी, मैं उसका बाबा कहलाने योग्य नहीं था। जब दोरान घर लौटी, मेड ने उसे हेयर बैंड देते हुए पूछा कि क्या ये उसका है। दोरान बोली पता नहीं उसने कब इसे गिरा दिया, मगर वो कांग को उसके कमरे से मिला था और वो समझ गया कि दोरान उसके कमरे में आई थी। तब कांग ने अपना गुम हुआ टूथब्रश और आज दोरान के अजीब बर्ताव के बारे में सोचा। उसे शक हुआ कहीं दोरान ने उसे पहचान तो नहीं लिया और वो एक ही आदमी है जिसे उसकी सच्चाई पता थी, मतलब दोरान की दोस्त यूजिन की दादी। अब कांग दोरान का पीछा करता है और उसे सब साफ हो गया। दोरान के जाने के बाद वो अस्पताल में दादी के कमरे में गया और दादी को पकड़ लिया। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि कुछ ना कहे, जिस पर वो बोली हाँ कहा था, मगर कल मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन होने वाला है और अगर उस दौरान मैं मर गई तो मुझे मौत के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। दरअसल दादी को डर था, इसलिए उसने दोरान को सच बता दिया। कांग असहनीय दर्द से रो पड़ा
क्योंकि दोरान को अगर सच मालूम हुआ तो उसका अस्तित्व केवल उसे दुख ही देगा। अब वो उसके साथ और नहीं रह सकता। उसने दादी से उन दोनों की हुई मुलाकात के बारे में दोरान को ना बताने को कहा और अस्पताल से निकल आया। वो फौरन कमरे में आया, अपना सामान बांधा और एक रेजिग्नेशन लेटर लिखकर जल्दी से निकल गया। इधर दोरान का फोन चार्ज पर लगा हुआ था। जब उसने खोला तो देखा कि दोस्त की दादी के 10 मिस कॉल्स थे। उसने तुरंत कॉल किया। उधर से आवाज आई, बेटी कांग को सब पता चल गया है और अब वो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। जाओ जल्दी से अपने बाबा को रोको। दोरान उसी वक्त कांग के कमरे की ओर भागी। यकीनन कमरा खाली था। दोरान बाहर की ओर भागी। शुक्र है उसे कांग दिख गया। दोरान लगातार उन्हें आवाज देती है लेकिन कांग नहीं रुकता। दोरान दौड़ते हुए उसके पीछे आई और बाबा कहकर पुकारा। इसके बाद तो कांग अपने भावनाओं को और रोक ना पाया। उसके कदम वहीं रुक गए। दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया। दोरान रोते हुए उसे जाने से रोकती है। जो भी वजह रही हो पहले देखभाल ना करने की, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब उसके पास बाबा है, यही काफी था। दोरान ने कांग से वादा लिया कि वो फिर ऐसे अचानक उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। चूँकि कांग को उसके ही पति के परिवार ने ड्राइवर की नौकरी पर हायर किया था, सबके सामने कांग बस उनका एम्प्लॉय है। लेकिन अकेले में दोरान चुपचाप कांग को बाबा कहकर बुलाती। रात में रियो के सोने के बाद दोरान ने कांग को मैसेज में सुपरमार्केट साथ चलने को कहा। जब देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं है तो वो मासूमियत से कांग को बाबा कहती है। मगर तभी दादी, जो अभी ही बाहर निकली थी, उन्होंने ये सुन लिया। मगर दादी की बीमारी की वजह से ये सच किसी के सामने नहीं आ पाया। सुपरमार्केट जाने की बात सुनकर दादी भी साथ जाने को रेडी हो गई और दोरान को उन्हें साथ ले जाना पड़ा। इधर यून दोरान के लिए कोई न कोई मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करती रहती है। अब की बार उसने उसे कल 400 डम्पलिंग्स बनाने को कहा, मगर कल मीटिंग होने की वजह से उसने तय किया कि आज रात ही ओवरटाइम कर वो डम्पलिंग्स बनाएगी। जब दादी को पता चला तो वो भी उसकी मदद करती है। वापस घर आकर तीनों ही डम्पलिंग्स बनाने में लग गए। आधा बना लेने के बाद घर की मेड भी उनके साथ जुड़ गई और गलती से बोल बैठी। यून तो जानबूझकर बस दोरान के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। अब अचानक दोरान का हाथ गलती से जल गया। दादी ने चिल्लाना शुरू किया। पूरा परिवार दौड़कर आ गया। दादी ने जिंगुक को यून की हरकतों के बारे में बताया। जिंगुक ने अपनी पत्नी को चेतावनी दी कि वो दोरान के साथ अच्छे से रहा करे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अब इस हरकत के लिए अगले दिन जिंगुक ने उसे प्यार से एक कार गिफ्ट की और ये देख छोटी बहू जांग तो जल भुन गई। खुद तो खुश नहीं है और अब दोरान की जिंदगी में भी आग लगाने का तय करती है। वो उस पर हमेशा नजर रखती, उसकी गलतियां ढूंढती रहती। आज जांग ने आखिरकार दोरान को कुछ छिपाकर बाहर जाते हुए देख लिया। जब उसने उसका पीछा किया तो दोरान कहीं नहीं नजर आई। उसे शक हुआ कि जरूर वो कांग के कमरे में गई होगी। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कमरे में कोई नहीं था, पर उसने वो संतरा टेबल पर देख लिया जो दोरान लेकर जा रही थी। उसे समझ आ गया कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि जांग रिएक्ट करती, घर में कुछ बड़ा हो गया। दादी ने देखा कि उनका गहने का बक्सा खाली है और शक है कि कोई चोर घुसा है। जिंगुक ने सभी से घर के हर कोने में तलाशी करने को कहा। अब जांग यून के पास भाग कर आई और फुसफुसा कर कहती है, इस घर में सबसे ज्यादा शक नौकरानी और दोरान पर जाता है, लेकिन नौकरानी का कमरा तो देख चुके हैं, तो अब केवल दोरान ही बची। यून इसे मानना नहीं चाहती, लेकिन जांग ने याद दिलाया कि अगर यांगजा बिना शर्म के पैसे की मांग कर सकती है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दोरान का ही सबसे ज्यादा दादी के कमरे में आना जाना है। शायद बीमारी के वक्त उन्होंने ये दोरान को दे दिया हो। यून को उसकी बातें सही लगी और दोनों दोरान के कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी दोरान भी लौट आई। बहस की आवाज ने पूरे परिवार का ध्यान खींचा। दादी फौरन उसे बचाने के लिए खड़ी हो गई। रियो भी अपनी पत्नी से प्यार करता है, इसलिए उसने पुलिस को बुलाने को कहा ताकि दोरान की इनोसेंस पर सवाल न उठाए कोई। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि ये जरूर किसी अंदर वाले का ही काम है और सभी से उनके आईडी नंबर बताने को कहा ताकि हर व्यक्ति की जांच की जा सके। जब कांग की बारी आई तो वो घबरा गया कि कहीं उसका अतीत ना सामने आ जाए। वो क्या करे सोच ही रहा था, तो तभी वो गहना लकीली मिल जाता है। कांग ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर वो अपनी आईडी नंबर बताता तो उसका जेल रिकॉर्ड सामने आ जाता। असल में वो सारे गहने घर की मेड को एक कागज में मुड़े फ्रिज के अंदर रखा हुआ मिला था, जो दादी ने अपनी बीमारी के वक्त गलती से रख दिया था। दादी ने सबसे माफी मांगी इतनी परेशानी पैदा करने के लिए। जिंगुक भी यून से बेहद निराश हुआ और उस रात उसने अकेले रहने का तय किया। यून को अब जाकर इसका एहसास हुआ। उसने दोरान के पास जाकर ईमानदारी से माफी मांगी
और वादा किया कि भविष्य में वो दुरान के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। इधर जांग तो बहुत ही गुस्से में थी। उसी वक्त उसने दोबारा दुरान को कांग के कमरे में छिपकर जाते हुए देख लिया और इस बार उसने उनकी फोटो खींच ली। उसे शक है कि दोनों के बीच कोई तो रिश्ता है। इस बार वो दुरान को नहीं छोड़ेगी। इधर जांग की माँ का बेटा रे यानी जांग का भाई 32 साल का हो चुका है, लेकिन ना ही उसे डेटिंग और ना शादी में कोई दिलचस्पी है। इसलिए माँ अपने बेटे की सेक्सुअलिटी पर शक करना शुरू करती है। उसके बेटे के शब्द याद कर कि प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, उसके शक को और मजबूत कर देता है। होंगजू अपनी बहन को समझा रही होती है कि वो ज्यादा न सोचे और तभी अगली घटना ने दोनों को चौंका दिया। रास्ते में रे किसी दूसरे लड़के के बिल्कुल पास खड़ा था। ऐसा लग रहा दोनों इंटीमेट हो रहे हो। घर लौटकर रे की माँ उसके भविष्य की चिंता कर बहुत रोने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सीक्रेटली मिरान को डेट कर रहा है, यानी दुरान की छोटी बहन। अगले ही दिन वो अपने बेटे की किस्मत बदलने के लिए एक शामन के पास जाती है। शामन ने कुछ चावल के दाने टेबल पर फेंका और घंटी बजाई। फिर बड़बड़ाया कि उसने किसी को देखा, एक महिला। लेकिन अगर रे ने इस महिला को किसी कारणवश छोड़ा तो उसे कभी यह आशीर्वाद नहीं मिलेगा और जीवन भर वो अकेला रह जाएगा। इसीलिए भले ही वो महिला बदसूरत हो, उसे अनकंडीशनली उससे शादी करनी होगी। शामन की बात सुनकर रे की माँ को बहुत सुकून मिला। घर आकर उसने शामन द्वारा दिया गया ताबीज रे के तकिए के नीचे रख दिए। शामन की बातें सच निकली। बहुत जल्द रे मिरान को घर लेकर आया और परिवार के सामने मिरान से शादी की बात रखी। उसकी माँ तो बहुत खुश हो गई और बिना कुछ पूछे वो राजी हो गई। तभी जांग भी माँ के घर आई। वो बड़ी हैरान है कि बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने वो कैसे राजी हो गई। अगर वो भी किसी दुरान जैसी लड़की से शादी कर ले तो उन्हें अभी तक नहीं पता कि मिरान दुरान की ही छोटी बहन है। जांग को बेकार की बातें करते देख उसकी माँ उसे वापस अपने पति के घर चले जाने को कहती है। जांग गुस्से में वहाँ से चली गई। बहुत जल्द दोनों परिवारों के बीच एक मीटिंग अरेंज की गई। इधर दुरान और रियो अपनी बहन की ओर से आए हुए थे। होटल लॉबी में वो जांग और उसके पति को देखते हैं। जब दोनों परिवार एक साथ मिले तो पाया कि वो सब एक ही परिवार से है। रियो हैरान रह गया कि रे जिससे शादी करने जा रहा है वो दुरान की छोटी बहन मिरान है। जांग ये देखते ही इस शादी के खिलाफ हो गई। यांगजा भी ये देख शॉक्ड हो गई। परिस्थिति बिल्कुल भी सही नहीं था तो उसने बेहोश होने का नाटक कर बहाने से इस मीटिंग को जल्दी से खत्म किया। जब रे का परिवार घर लौटा तो जांग ने यांगजा के सभी बुराइयों के बारे में खुलकर बताया, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि रे मिरान से शादी के लिए इतना जोर देगा, नहीं तो वो सारी उम्र अकेला रहेगा। उसकी माँ को शमन की कई बातों पर यकीन था और आखिर में मिरान और रे की शादी हो जाती है। रे की माँ ने सोचा कि मिरान को एक लेस्बियन पत्नी के मुताबिक जीना पड़ेगा। वो मिरान के प्रति बहुत गिल्टी फील करने लगी तो उसने तय किया वो मिरान से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेगी। आज मिरान और रे अपने हनीमून से लौट आए। उनके वापस आने की खुशी में शानदार डिनर तैयार किया गया। जांग जब घर आई तो उसकी माँ उसे इग्नोर करने लगी। ये देख वो गुस्से में वहाँ से चली गई। जैसे ही वो घर पहुँची उसने दुरान को कांग के कमरे में दोबारा जाते देखा। उसने उसकी फटाफट कुछ तस्वीरें ले ली और अपनी सास को दिखाकर झूठा आरोप लगाया कि दुरान और कांग का कोई रिश्ता है। इसके पहले भी एक बार जांग की बातें सुनकर उसका तकरीबन अपने पति जिंगुक से तलाक होने ही वाला था, जिसके बाद उसने खुद दुरान से माफी मांगी है। वो अब जांग पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती। यून बोली, उसने मुझे बताया था कि वो कांग को केक पहुंचाने जा रही है। इस पे कोई शक की बात नहीं है। इतना ही नहीं, उसने जांग को दुरान को भाभी कहने को भी कहा और उसके साथ अच्छे से रहे। जांग का गुस्सा बढ़ने लगा। उसके ससुराल वाले और मायका दोनों वैसे नहीं रहे जैसा वो चाहती थी। वो और ज्यादा ठोस सबूत खोजने में जुट गई। कई सारी चीजों के बाद यून ने भी अपनी ईगो को एक तरफ किया और दुरान को दिल से स्वीकार कर लिया। वो दुरान को शॉपिंग पर ले गई और साथ में नेल्स आर्ट भी करवाए, जैसे बहनें करती है। यून वाकई अपनी बड़ी बहू से प्यार करती थी। घर लौटकर यून ने जांग को, जो आरामदायक जीवन में पली बड़ी थी, घर के तरह तरह के काम करने को कहा और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि असल में जांग ने कभी भी कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं। फिर उसने जांग को खाने के लिए दादी को बुला लाने को कहा, मगर दादी ने उसके बाल खींचकर उस पर हमला कर दिया। यून अब और ये सब नहीं सह सकती, इसीलिए उसने सुझाव दिया कि जांग और उसका बेटा अलग घर में शिफ्ट हो जाए। लेकिन जांग यहाँ से जाना नहीं चाहती, क्योंकि जब उसकी सास और दादी सास मर जाएंगी तब वो इस घर की मालकिन बनेगी। फिर उसने जांग को खाने के लिए दादी को बुला लाने को कहा, मगर दादी ने उसके बाल खींचकर उस पर हमला कर दिया।
यून अब और ये सब नहीं सह सकती, इसलिए उसने सुझाव दिया कि जांग और उसका बेटा अलग घर में शिफ्ट हो जाए। लेकिन वो जाना नहीं चाहती, क्योंकि जब उसकी सास और दादी सास मर जाएंगी तब वो इस घर की मालकिन बनेगी। वो गुस्से में जाने से इनकार कर अपने माँ के घर चली गई और वहाँ मिरान को किमची फ्राइड राइस बनाने का ऑर्डर देती है। जब जांग की माँ ने घर लौटकर देखा कि मिरान किचन में बिजी है, वो अपनी बेटी जांग को इग्नोर कर मिरान के पास चली गई। जब उसे पता चला कि मिरान को जांग ने खाना बनाने को कहा है, तो वो जांग से बोली, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद बनाओ, मिरान को क्यों ऑर्डर दे रही हो। अब जांग को गुस्से में समझ नहीं आ रहा कि क्यों उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। वो रोती है, लेकिन उसकी माँ ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब वो गुस्से में घर से निकल गई। तब उसने रास्ते में कांग और दोरान को देखा, जहाँ दोरान कांग का बाह पकड़े हुई थी और दोनों हंस रहे थे, काफी नजदीक थे। जांग ने उनकी तस्वीर खींच ली, लेकिन वो पिछली गलती नहीं दोहराएगी। उसे और ठोस सबूत की तलाश थी, इसीलिए उसने चुपचाप दोरान की कार की चाबी ले ली और कार के डैश कैम्प में कुछ ऐसा देखा जो नहीं होना चाहिए था। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि दोनों असल में बाप बेटी है। शक को और मजबूत करने के लिए उसने दोनों के टूथब्रश डीएनए टेस्ट करवाए। रिपोर्ट देख वो भी चौंक गई। अब वो रिपोर्ट लेकर अपनी सास यून के पास पहुंची, लेकिन उन्हें पहले से गुस्से में देखकर उसे पिछली बार की डांट याद आ गई। उसे लगा कि अगर वो अभी बताएगी तो वो उस पर विश्वास नहीं करेंगी, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चली गई। इसके बाद उसने जिंगुक को सब कुछ बताने का फैसला किया। उसने उसे डैश कैम की रिकॉर्डिंग और टेस्ट रिपोर्ट दे दी। जिंगुक भी ये देखकर हैरान और दुखी हो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने उसे इस मामले में चुप रहने को कहा। वो खुद इस मामले को हैंडल करेगा। इसके बाद जिंगुक ने दोरान और कांग दोनों को ऑफिस बुलाया और पूछा कि उन्होंने अपना रिश्ता क्यों छुपाया और उनका असली मकसद क्या था। कांग तुरंत घुटनों पर बैठ गया और सारी सच्चाई बता दी। ये सब उसे मजबूरी में करना पड़ा, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। उसे यकीन था कि जिंगुक उसे समझेंगे, लेकिन जिंगुक का दिल टूट गया कि दोरान ने उससे सच छुपाया और उसके भरोसे को तोड़ा। फिर भी उसने सिर्फ रियो और दादी के लिए सच्चाई छुपाने और ऐसा दिखाने को कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ऐसे ही आगे भी शांति से रहे। और कांग को दादी से विदा लेकर चुपचाप इस शहर को छोड़ना होगा। अब उसे उसके परिवार के सामने आने की मनाही थी। जब दोरान घर लौटी तो रियो ने पूछा कि वो कहाँ गई थी। उसे झूठ बोलना पड़ा कि वो अपने माँ के घर गई थी, लेकिन रियो अभी अभी वहीं से होकर आ रहा था। इतना ही नहीं, उसने उसका फोन भी देखा जो लॉक रहता है। रियो ने उसे खोलने को कहा, लेकिन दोरान ने जिंगुक से वादा किया है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, इसीलिए उसने फोन खोलने से मना कर दिया। इस वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अगले दिन कांग के जाने का दिन था। वो आखिरी बार दादी से मिलने आया, लेकिन उस वक्त उनकी याददाश्त चली गई थी और वो रोते हुए उसे रोकने लगी। जिंगुक ने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने को मजबूर कर दिया। ये सुनकर दादी ने भूख हड़ताल कर दी। फिर दोरान ने उसे समझाया और खाना खिलाया। यून ये देखकर खुश हो गई और जिंगुक ने भी दोरान को नरम नजरों से देखा। मगर ये देखकर जांग को बहुत जलन होती है। उसे गुस्सा है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी वो दोरान को यहाँ से भगा नहीं पाई। उसने तय किया कि वो अब यून को सब कुछ बता देगी। यून को बाहर बुलाकर जांग ने पूरी बात बता दी। वो गुस्से में पागल हो गई। जो थोड़ी बहुत दोरान के लिए सहानुभूति थी वो भी खत्म हो गई। वो पहले ही उसके गरीब परिवार को क्रिटिसाइज करती थी और अब उसे ये लग रहा है कि दोरान का कोई बड़ा मतलब रहा होगा यहाँ शादी करने का। उसने गुस्से में दोरान का सामान बाहर फेंक दिया। वो उसे घर से निकाल देना चाहती है। बाहर ठंड में दोरान बस एक पतला सा कपड़ा पहने सड़क पर चलते चलते आखिर में बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दयालु लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। कांग ये खबर सुनकर टूट गया। इसके बाद वो सीधा जिंगुक के घर जाकर सबके सामने घुटनों पर गिरकर दोरान को माफ कर देने की भीख मांगता है। दोरान को कुछ नहीं पता था, सारी गलती मेरी है, सजा मुझे दीजिए। इधर रियो को पहले से ही कांग और दोरान के रिश्ते का पता था, लेकिन वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ कि उसे उसका असली पिता मिल गया। उसने कांग से वादा किया कि वो हमेशा दोरान के साथ खड़ा रहेगा। जब दोरान होश में आई तो रियो उसे घर ले आया। दादी और जिंगुक ने भी दोरान के प्रति दया दिखाई। उन्हें यकीन था कि दोनों के मन में कोई बुरा इरादा नहीं था, बस यून ने अभी भी उन्हें माफ नहीं किया। अगले दिन गुस्से में उसने दोरान को फिर से घर से निकाल दिया। जिंगुक लाचार होकर दोरान को कहीं और रहने को कहता है। अब ऑफिस के बाद रियो भी कांग के घर गया। उसने ऑफिशियली उसे अपना ससुर मान लिया है। ये देख दोरान और कांग दोनों की खुशी के आंसू निकल पड़े। उसी समय यहाँ दादी की फिर से याददाश्त चली गई। वो चिल्लाते हुए दोरान और कांग को ढूंढने की जिद करने लगी। मजबूर होकर जिंगुक को उसे कांग के घर ले जाना पड़ा। कांग को देखते ही दादी बहुत भावुक हो गई। फिर चारों ने मिलकर हंसी खुशी से खाना खाया। दादी तो खुद अपने हाथों से कांग को खिलाने लगी।
रात में भी वो अपने घर नहीं बल्कि कांग के यहीं रुकने की जिद करने लगी। जिंगकुक को आखिर मानना ही पड़ा। उस रात वो अपनी पत्नी यून से इच्छा जताई कि वो दोरान को स्वीकार कर ले, लेकिन यून टस से मस ना हुई। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। जब दोरान को भी पता चला तो उसे बहुत गिल्टी हुआ। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी का घर टूटे, इसीलिए उसने ही रियो को तलाक देने का फैसला किया। जब यून को पता चला कि दोरान ने तलाक को मान लिया है तो उसका दिल पिघल गया। वो दोरान को माफ करना चाहती थी, बस उसे धोखे और बात को इस तरह छुपाना यही तकलीफ उसे थी। जिंगकुक ने भी उसे समझाया। वो जानता है कि दिल से वो अच्छी इंसान है। पति की बातों को मानकर आखिरकार उसने समझौता कर लिया और परिवार में शांति लौट आई। यून ने दोरान से वादा करवाया कि अब वो कभी उससे कुछ नहीं छिपाएगी। अगर उसने कुछ भी छिपाया तो वो फिर उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब उधर कांग ने एक फूड ट्रक खरीदा है जहाँ खाने पीने का सामान वो सड़क पर बेचता है। एक दिन जब वो सामान लेकर घर लौटा तो देखा कि होंगजू बाहर ठंड में पता नहीं कब से उसका इंतजार कर रही थी। वो ठंड से कांप रही थी। कांग ने तुरंत उसे गर्म नूडल्स बनाए, जिससे होंगजू बहुत खुश हो गई। फिर वो ट्रक में उसे घर छोड़ने गया। होंगजू ने कांग को गले लगाया और इस बार उसने भी विरोध नहीं किया। दो लोग जिनकी किस्मत अलग अलग है, फिर भी दिल में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत थी। अब अगले दिन एक आदमी उसके पास ब्रेड खरीदने आया। फिर उसने पैसों से भरा एक सूटकेस निकाला। उसका नाम डोंग है, वही आदमी जिसे कांग ने जेल में मदद की थी और जेल से छूटने के बाद अब उसका एहसान चुकाने आया था। वो उसे खुद की दुकान खोलने के लिए पैसे देता है, लेकिन कांग ने मना कर दिया। अगले दिन डोंग उसे फिर दुकान पर ले गया जिसे उसने किराए पर लिया था और जबरदस्ती कांग को उसे एक्सेप्ट करने को कहता है। पहले तो कांग दूसरों के पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन डोंग के जोर देने पर उसने हामी भर दी। उसी दिन दुकान पर दोरान की मुलाकात डोंग से हो गई। वो अपने बाबा और डोंग के रिश्ते को लेकर उत्सुक थी। डोंग ने थोड़ा हकलाते हुए झूठ बोल दिया कि वो पुराने दोस्त है और बहाना बनाकर फौरन चला गया। थोड़ी देर बाद होंगजू भी दुकान पर आई और उसने अपने और कांग के रिश्ते को पब्लिक कर दिया। दोरान ने भी अपने पिता के इस नए प्यार का विरोध नहीं किया। बेकरी शॉप के बहाने कांग और होंगजू और नजदीक आने लगे। कुछ ही समय में कांग की छोटी सी बेकरी शुरू हो गई। रात में वो बचे हुए ब्रेड टनल के पास गरीब लोगों को देने जाता। वही एक बेघर आदमी ने उसे पहचान लिया। वही लेनदार जिसे पहले उसने कर्ज दिया था, उसे देखकर वो वहाँ से भाग गया। वो सोच रहा कि जिसे उम्र कैद हुई थी वो आज बाहर कैसे है। खैर, अब अगले दिन दोरान दुकान पर फिर से डोंग को देखती है कि वो बहुत सारे ब्रेड खरीद रहा है ताकि उसके पिता का बिजनेस चले। दोरान ने आभार जताया, लेकिन डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो उसका फर्ज था। इसी खुशी के बीच अचानक डोंग ने लगभग अनजाने में एक राज का हिस्सा जाहिर कर दिया। फिर वो जल्दी से बहाना बनाकर वहाँ से चला गया, मगर दोरान का शक रह गया। वो सोचने लगी कि क्या कभी उसके पिता जेल में थे। फिर उसने खुद को ही समझाया, नहीं, ये तो असंभव है। कुछ दिनों बाद जब दोरान बाबा का कमरा साफ कर रही थी तो उसे एक ताला बंद डिब्बा मिला। उसमें कुछ पुराने रखे खत थे जो डोंगचियोल ने जेल में भेजे थे, लेकिन जिस व्यक्ति को भेजे थे उसका नाम था किम योंग। दोरान को समझ नहीं आया कि ये उसके बाबा के पास क्यों है। उस रात उसे अचानक याद आया कि यूजिन की दादी ने कुछ किम करके ही उसके बाबा का नाम का जिक्र किया था। क्या ये वही किम योंग है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब बाबा कभी जेल में रहे थे। दोरान के लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल था। उसने खुद को समझाया कि उसके बाबा तो कांग है, कोई अपराधी नहीं। लेकिन अगले दिन दुकान जाते वक्त उसने डोंग को अपने बाबा को किम योंग कहकर पुकारते सुना। दोरान को पूरा यकीन हो गया, लेकिन उसे नहीं पता कि उन्होंने कौन सा अपराध किया था। सच्चाई जानने के लिए वो उसी दादी के घर गई। उन्हें लगा कि अब तक दोरान सब कुछ जान गई होगी और बातों में उन्होंने खुलासा कर दिया कि उसके बाबा ने किसी की हत्या की थी, मगर ये भी कहा कि उसके बाबा एक अच्छे इंसान है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये सुनकर दोरान टूट गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके बाबा किसी की जान ले सकते हैं। भले ही वो जानती थी कि उसके पिता बुरे नहीं है, पर सच्चाई यही थी कि उन्होंने किसी का खून किया था। वो उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उस रात उसने एक भयानक सपना देखा। सभी लोग उसे और उसके बाबा को तिरस्कार की नजरों से देख रहे हैं। रियो का सामना करते वक्त भी वो गिल्टी महसूस करने लगी। उसने सोचा कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकेगी। यूजिन की दादी फिर एक बार दोरान से मिली, उसे उसके असली माँ बाबा के साथ क्या हुआ था ये बताने। बहुत साल पहले उसकी माँ को अचानक हार्ट अटैक आया था। उस समय कांग के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए हर जगह कोशिश करता है, लेकिन पैसों की तंगी में एक हादसा हो गया और उसने गलती से किसी की जान ले ली। दोरान की माँ अस्पताल तक नहीं पहुँच पाई और उसकी मौत हो गई।
तब कांग जेल चला गया और छोटी सी दुरान को छोड़ दिया। उसकी हालत उस समय बहुत ही नाजुक थी। दादी बोली, तुम्हारे बाबा को अब तुम्हारी जरूरत है, वो बहुत अकेला है। दुरान, जो अब सब कुछ जान चुकी है, उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बाबा के साथ खड़ी रहेगी हमेशा, उन्हें और दुख नहीं सहने देगी। लेकिन अब सवाल था, रियो का क्या होगा, उसका कैसे सामना करेगी। टूट चुकी दुरान ने रियो से तलाक लेने का फैसला किया। रियो को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद माँ को पता चल गया कि उसने अपनी सास के लिए 50 लाख वॉन चुपके से लिए थे, इसीलिए उसकी माँ नाराज है और दुरान को तलाक के लिए कह रही है। रियो ने दुरान को समझाने की कोशिश की, माँ की बातों को नजरअंदाज कर दो, लेकिन दुरान नहीं पिघली। जब वो घर पहुंचा तो पाया कि दुरान अपना सामान बांधकर घर छोड़ चुकी थी। सबने इस बात के लिए यून को दोष दिया। उन्हें लगा कि इस बार उसने सच में दुरान का दिल तोड़ दिया है। अब रियो को दुरान कांग के घर पर मिली। दुरान ने फिर से साफ साफ कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस तलाक चाहिए। कांग ने रियो से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। रियो ने सोचा कि माँ को उसके 50 लाख लेने वाली बात पता चल गई है, इसीलिए वो दुरान पर गुस्सा है। रियो ने ये भी सुझाव दिया कि दुरान को यून से दूर कहीं और रहना चाहिए ताकि यून उसे कुछ कह न सके, पर दुरान ने मना कर दिया। आखिरकार रियो खुद अब अपना सूटकेस लेकर कांग के घर आ गया ताकि दुरान के साथ रह सके। दुरान उसका सूटकेस खींचकर बाहर ले गई। भले ही दुरान तलाक चाहती है, लेकिन रियो फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे लगता है कि उनके बीच तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक ये तलाक की बात क्यों आ गई। अब सब कुछ एक ही बार में खत्म करने के लिए आखिर में दुरान को रियो को सारी सच्चाई कहना पड़ा कि वो एक अपराधी की बेटी है, उसके पिता ने किसी की हत्या की थी, और पूछा, क्या अब भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। ये सुनकर रियो सन्न रह गया। वो इस सच को मान न सका। उधर यंगजा को भी जब पता चला कि दुरान ने तलाक मांगा है क्योंकि उसने 50 मिलियन वॉन रियो से लिए थे, यंगजा को इस चीज का गिल्ट हुआ और वो अपने दामाद रे के पास जाकर कन्फेस करती है कि उसने बहुत पहले रियो से 50 लाख वॉन लिए थे अपनी बेटी मिरान की शादी की तैयारी के लिए, और अब दुरान उसी बात की वजह से तलाक लेना चाहती है। यंगजा 50 मिलियन वॉन रे से उधार मांगती है ताकि रियो की फैमिली को वो पैसे लौटा सके। अब वो पैसे लेकर जिंकुक के घर पहुंची। वो जानबूझकर छोटे नोटों में पैसे लाई थी। उसने एक बड़े थैले में भरा पैसा सबके सामने उड़ेल दिया। फिर तुरंत यून पर गुस्से से बोली, सिर्फ 50 लाख वॉन के लिए तुमने दुरान को तलाक के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हैरान यून को तो समझ ही नहीं आया कि यंगजा आखिर क्या क्या रही है। उसे तो खुद नहीं पता कि दुरान तलाक क्यों चाहती है। फिर यंगजा दुरान के पास जाकर उसे वापस घर लौट जाने को कहा, क्योंकि उसने सारे पैसे चुका दिए हैं। वो उसकी खुशियों भरी जिंदगी को तोड़ना नहीं चाहती। अगर दूसरे लोग उसे नीचा दिखाते हैं तो वो खुद दुरान से सारे रिश्ते तोड़ देगी। अब यंगजा पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी है। लेकिन दुरान के दिल का दर्द अभी भी नहीं मिटा था। कांग ने भी दुरान को समझाने की कोशिश की, तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, तो फिर क्यों सब कुछ खत्म करना चाहती हो। लेकिन दुरान अपना दर्द किसी से नहीं बांट सकती। उधर रियो भी दिन रात सोचता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कांग जैसा सीधा साधा इंसान किसी का खून कर सकता है। उसी रात वो फिर दुरान से पूछने गया, क्या तुमने ये झूठा कारण बनाया है ताकि मुझसे अलग हो सको। तभी कांग ने उनकी बातें सुन ली। अब उसे समझ आया कि उसकी बेटी तलाक क्यों चाहती है, सिर्फ उसके लिए। दिल में अपराध बोध और घृणा लेकर उसने सोचा कि अगर वो इस दुनिया से ही चला जाए तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो झील के किनारे कुछ भयानक अंजाम देने चला गया। दुरान को जब पता चला तो वो भागती हुई वहाँ पहुंची। उसने चीखते हुए कहा, बाबा मुझे एक बार फिर से छोड़कर मत जाइए। ये सुनकर कांग रुक गया और उससे माफी मांगने लगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम खुश रहोगी। दुरान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आप गए तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हम दोनों साथ में ये दुनिया छोड़ देंगे। ये सुनकर कांग को पछतावा हुआ। उसने रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ रियो सब कुछ पता होने के बाद भी वो दुरान को तलाक नहीं देना चाहता। दोनों कोर्ट तक पहुंच गए, पर वहाँ भी उसने दुरान को एक कैफे में बुलाकर साफ साफ कहा, मैं तलाक नहीं ले सकता। जब मैंने पहली बार उनके बारे में ऐसा सुना तो मैं चौंक गया था और इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मैंने इस बारे में ध्यान से सोचा तो समझा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ना कि तुम्हारे बाबा के साथ, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लोग कहते हैं कि दामाद आधा बेटा होता है, तो कौन सा बेटा अपने माँ बाबा को बस इसीलिए छोड़ देता है क्योंकि उन्होंने कोई गलती की हुई थी। फिर उसने दुरान से सीरियस होकर इस बारे में सोचने को कहा। दुरान भी ईमानदारी से बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर घर पर भी कांग कहता है, अगर मेरी वजह से तुम दुखी हो तो मैं खुद ही चला जाऊंगा।
ताकि तुम रियो के साथ खुश रह सको। अगर उसकी बेटी उसकी वजह से तलाक लेगी तो वो सारी जिंदगी इसी अपराध बोध में जीता रहेगा। आखिर में दुरान ने तलाक ना लेने का फैसला किया, लेकिन वो अपने बाबा को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। इसी बीच दादी की तबीयत फिर से बिगड़ी और वो टैक्सी लेकर सीधा कांग के घर पहुंच गई। इधर जिंगू को भी पता चला कि दादी कांग के घर चली गई है, तो वो भी अपने पूरे परिवार को वहां ले जाना चाहता है ताकि दादी के साथ दुरान को भी घर ले आए। जब वो सब वहां पहुंचे तो दादी अचानक भड़क उठी। उसने योन की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वो शैतान औरत है जिसने दुरान को घर से निकाला था। वो उसे मारने तक दौड़ पड़ी, लेकिन सबने उसे रोक लिया। दादी दुरान को भी साथ घर ले जाने की जिद में बैठ गई। सबने दुरान को भी समझाया। आखिरकार दुरान ने झिझक छोड़ दी और सबके साथ घर चली गई। उस रात रियो ने दुरान को धन्यवाद कहा कि वो घर लौट आई, लेकिन दुरान अब भी भविष्य को लेकर चिंतित थी। रियो ने उसे साहस दिया, जो नहीं हुआ उसकी चिंता मत करो, जब तक कि हम कुछ नहीं कहेंगे कोई कुछ नहीं जान पाएगा। अगले दिन दादी, दुरान और मेड तीनों साथ कांग की बेकरी पर पहुंचे। संयोग से वहां होंगजू भी आई और उसने दुरान से पूछा, कांग कहाँ है? जब दादी ने होंगजू को इतने अपनापन से कांग का नाम लेते सुना तो उसे जलन हुई। वो बाहर निकलकर होंगजू से बात करती है, लेकिन बात धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। दादी अपना आपा खो बैठी और होंगजू के बाल पकड़कर खींच लिया। उनमें झगड़ा शुरू हो गया। आखिर में कांग ने बाहर आकर सबको शांत किया और कहा, तुम तीनों ही अच्छी और मेरे लिए बहुत अहम हो, इसीलिए मैं तुम तीनों को ही अपने दोस्त मानूंगा। लेकिन होंगजू नाराज है क्योंकि कांग ने उनके रिश्ते को पब्लिक नहीं किया। रात को होंगजू ने कांग को मिलने बुलाया और उसे एक घड़ी देकर कहा, अगर मैं तुम्हारे प्रपोजल का इंतजार करती रही तो मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, इसीलिए मैं ही प्रपोज कर रही हूँ। पर कांग ने साफ मना कर दिया, मेरे जैसे इंसान को प्यार करने का कोई हक नहीं है। तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हारे लायक हो। होंगजू को लगा कि कांग बस कोई बहाना बना रहा है उसे ठुकराने का। वो आंसू लेकर वहाँ से चली गई। उसी दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो अभी भी उसका पीछा करता आ रहा था, अचानक उसके सामने आ गया। उसने होंगजू को कांग से दूर रहने की चेतावनी दी क्योंकि वो एक कातिल रह चुका है। होंगजू को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन कांग के शब्दों को याद कर वो उसे सच्चाई जानने के लिए मजबूर हो गई। जब उसने पूछा तो कांग ने भी बिना कोई बहाना बनाए सब कुछ स्वीकार कर लिया। ये सुनकर होंगजू टूटे हुए दिल के साथ चली गई। उसे भी बाकियों की तरह इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उसने कोरिया छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले वो कांग से आखिरी बार मिलने आई। कांग उसे जाते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसे वो पहला दिन याद आ गया जब वो चर्च में मिले थे, जब वो उसकी तरह तरह की हरकतों पर मुस्कुराया था और उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। जब उसे होंगजू का फेयरवेल मैसेज मिला तो वो भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। होंगजू के जाने की वजह से दुरान बाबा के लिए बहुत चिंतित थी। उसने बेकरी में काम करता स्टाफ ताई को मैसेज में बाबा के बारे में पूछा। ताई ने जवाब दिया, वो बहुत खुश लग रहे हैं, गाना गा रहे हैं और ब्रेड बेक कर रहे हैं। ये सुनकर दुरान भी कंफ्यूज हो गई। उधर होंगजू, जो कि सब कुछ जानकर जब कोरिया छोड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक उसका माइंड चेंज हो गया। उसने अपना सामान खींचा और भागती हुई वापस लौटने लगी। अब वो कांग के घर पहुंची। उसने फैसला किया कि वो कांग के अतीत की परवाह नहीं करेगी। वो बस इतना जानती है कि जिस कांग को उसने चुना है वो एक दयालु, नरम दिल और सच्चा इंसान है। सब कुछ भुलाकर वो अभी भी उसके साथ रहना चाहती थी, हमेशा के लिए। कांग के बिना वो जी नहीं सकती। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। अब ना होंगजू दूर भाग रही थी, ना कांग पीछे हट रहा था। अगली सुबह कांग ने होंगजू के लिए प्यार भरा नाश्ता तैयार किया। इस तरह कांग को ब्रेकफास्ट बनाते देख होंगजू का दिल खुशी से भर गया। जब कांग काम के लिए निकल रहा था तो वो बिल्कुल ओल्ड मैरिड कपल की तरह बर्ताव कर रहे थे। होंगजू ने मुस्कुराते हुए कांग को जल्दी घर आ जाने को कहा। होंगजू ने घर की सारी साफ सफाई की, कांग के कपड़े प्रेस किए और रात के खाने के लिए भी खुद से ही कुछ खास पकाया, लेकिन सूप बहुत ज्यादा नमकीन बन गया था। कांग उसे अपनी बड़ी बहन से पहले इस बारे में बात करने को कहता है। होंगजू ने भी हामी भरी कि वो कल सब कुछ बता देगी, लेकिन तभी उसकी बहन अचानक वहाँ पहुँच गई और हंगामा खड़ा कर दिया। वो दोनों के शादी के बिल्कुल खिलाफ है, मगर होंगजू भी अपनी बात पर अड़ी रही कि वो कांग से ही शादी करेगी। उसकी बहन गुस्से में बोली, अगर ऐसा हुआ तो वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी। अब जांग घर लौटकर अपना सारा गुस्सा दुरान पर निकालती है, पर दुरान को बस इतना पता चला कि दोनों की शादी होने वाली है। दूसरी ओर जब ये बात यून को पता चली तो वो खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर कांग एक अमीर लड़की होंगजू से शादी करेगा तो समाज में उसका भी मान बढ़ेगा। बस उसे अपनी दोस्त के लिए थोड़ी सहानुभूति हुई। आज जांग के अंकल के वापस कोरिया लौटने पर पूरा परिवार साथ
होटल में डिनर कर रहा होता है। उसी दौरान अंकल ने चांग के बाबा का जिक्र किया, जिस पर चांग ने अपने बाबा के हत्या के मामले के बारे में पूछा। जब चांग के बाबा की हत्या हुई थी तो उसकी माँ इतने सदमे में थी कि उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा और अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारियां अंकल ने उठाई थी। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें केस के डिटेल्स के बारे में कुछ पता चले। बस उन्होंने इतना कहा कि हत्यारे को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, मरे लौट नहीं सकते, पर जिंदा लोगों को आगे बढ़ता रहना होगा। लेकिन जांग अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सकी और केस के बारे में इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया। लेकिन वहाँ सिर्फ उसे खूनी का मास्क पहना एक तस्वीर मिला। तस्वीर देखकर वो एकदम से डर गई, क्योंकि उसका चेहरा कांग से बहुत मिलता जुलता था। उसके पति ने उसे समझाया, बीते हुए हादसों को भूल जाना ही बेहतर है। इधर होंगजू अभी भी चाहती थी कि उसकी बहन उसे दिल से आशीर्वाद दे, इसीलिए वो उसके घर गई। वो भी बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसने होंगजू को बचपन से पाला था। बड़ी बहन होने के नाते वो होंगजू को खुश देखना चाहती है, पर वो डर रही है कि कहीं कांग जैसा आदमी उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। मगर होंगजू को पूरा भरोसा था कि उसे अब अपनी सच्ची खुशी मिल गई है। उसका पक्का इरादा देखकर उसने भी अब उसे नहीं रोका। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन ठीक उसी दिन एयरपोर्ट जाते हुए जांग के अंकल ने सड़क किनारे कांग को देखा। वो तुरंत उसे पहचान लेता है, जिसने सालों पहले उसके छोटे भाई की हत्या की थी। उसे हैरानी हुई कि कांग जेल से बाहर कैसे आया। चूँकि उन्हें विदेश जाने की जल्दी थी, तो उन्होंने जांग को फोन करके कहा कि पता करे वो आदमी जेल से रिहा हुआ है या नहीं, और खूनी का नाम और जिस जेल में था वो सब बता दिया। उसके बाद तुरंत जांग जांच के लिए लोग लगाती है। जिस दिन होंगजू और कांग की शादी थी, उसी दिन जांच की रिपोर्ट जांग के हाथ लगी। उसमें साफ लिखा था कि हत्यारा किम योंग यानी कांग था। अपना आपा खो बैठी जांग सीधे शादी में जा पहुंची और सबके सामने कांग की सच्चाई का सबूत दिखाया। ये कांग नहीं, किम योंग है, मेरे पिता का हत्यारा, जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी, और अब वो अपना नाम बदल कर हम सबके बीच खड़ा है। जब सबकी निगाहें शक से उसकी ओर उठी, तो कांग ने खुद ही अपना असली नाम कबूल किया। ये सुनते ही जांग की माँ शौक से बेहोश होकर गिर पड़ी। होंगजू भी टूटे दिल के साथ वहाँ से भाग गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को ये समझाया था कि कांग के अतीत की परवाह नहीं करेगी, मगर जिसका खून कांग ने किया था वो कोई और नहीं, उसी की बहन का पति था। जांग की माँ होश आने पर उसने मिरान को घर से निकाल दिया। अब वो उसे किसी भी हाल में उसे अपनी बहू नहीं मान सकती। मिरान को देख उसे दुरान के पिता की याद आ जाती है। हालांकि इसमें मिरान की कोई गलती नहीं थी। यहाँ रे, जो मिरान से बहुत प्यार करता है, उसने उसे अभी के लिए अपने घर चले जाने को कहा। माँ के शांत होते ही वो उसे वापस ले आएगा। उधर जिंगो के घर में भी शांति भंग थी। यून तो रोती ही जा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों से वो सब एक कातिल के साथ रह रहे थे, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि हत्यारे की बेटी और पीड़िता की बेटी एक ही घर के बहुएं हैं। जिंगुक ने खुद को संभाला और इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता सोचा। उसने दुरान को घर बुलाया और उसे समझाया कि दुश्मनी के रिश्ते एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। इसीलिए उसने दुरान से अपना सामान बांध इस घर को छोड़ देने को कहा। दुरान और रियो दोनों ने इस सच्चाई को शांति से मान लिया। घर छोड़ने से पहले दुरान दादी के कमरे में उन्हें अलविदा कहने गई, मगर दादी ने पीठ फेर कर सोने का नाटक किया। उनका मन बहुत भारी है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। मगर ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि दादी की तबीयत फिर बिगड़ी और वो बार बार दुरान को ढूंढने लगी, और उसने नई नर्स को भी डराकर भगा दिया। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें कमरे में बंद करके रखना पड़ा। हर दिन वो पागलपन के दौरे से गुजरती और घर की सभी औरतों पर हाथ तक उठा देती। अपनी माँ को इस हाल में देखकर जिंगुक ने भारी मन से फैसला लिया कि वो उन्हें नर्सिंग होम भेज देगा। जब दादी को ले जाया जाने लगा तो जिंगुक ने सबको कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। पूरा परिवार आंसुओं में डूबा था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। उधर कांग कुछ समय के लिए गायब था, फिर वो वापस बेकरी में लौट आया। जिंदगी चलती रहती है। उसने फैसला किया कि अब वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित अच्छे कर्मों से करेगा। ताई ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो कांग और दुरान के साथ मिलकर बेकरी को संभालेगा। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। जब लोगों को पता चला कि कांग एक हत्यारा है, तो उन्होंने बेकरी पर हमला कर दिया, उन पर अंडे फेंके और बाहर निकाल दिया। दुरान को बचाते वक्त एक अंडा ताई के सर पर लगा और खून निकल आया। दुरान उसका घाव साफ कर बैंडेज लगा देती है। कांग को जब ये पता चला तो उसने ताई को निकल जाने को कहा, ताकि वो आगे और कोई मुसीबत में ना पड़े। लेकिन वो नहीं माना और उसने ही पहले पहल की दुकान की दीवारों पर लिखी गालियों को साफ करने की। वो दुरान के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। सब कुछ दोनों ने मिलकर साफ किया। उन्होंने केक्स भी बना लिए,
लेकिन दुकान में कोई नहीं आया तो उन्होंने सड़क किनारे छोटा ठेला लगाकर उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं। दुरान बहुत उदास हो गई, मगर ताई हमेशा उसके साथ था। यहाँ दादी दुरान को ना पाकर फिर से भूख हड़ताल शुरू कर देती है। कई बार तो बेहोश होकर गिर जाती। तब जिंगुक ने झूठ बोला कि उसकी छोटी बहन मर चुकी है, जिसे सुनकर दादी भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती ताकि स्वर्ग में वो उससे जाके मिल सके। जिंगुक ने बेबसी में दुरान को कॉल लगाया। दुरान दादी की हालत सुनकर चिंता में पड़ गई और सीधे नर्सिंग होम पहुंची। दादी ने जैसे ही दुरान को देखा तो उन्हें लगा कि वो स्वर्ग पहुंच गई है। दुरान ने तुरंत कहा, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, यही यही आपके पास। ये सुनने के बाद दादी का चेहरा खिल उठा और खुशी से खाना भी खाया। अब आधी रात दादी चुपके से नर्सिंग होम से निकल गई और टैक्सी लेकर कांग के घर पहुंची। जब जिंगुक माँ को लेने पहुंचा तो वो जमीन पर लेट गई और जाने से साफ इनकार कर दिया। दुरान ने कहा कि दादी को यही रहने दे। जिंगुक बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने दुरान और कांग से माफी मांगी। अगले दिन जिंगुक ने दुरान से उसकी माँ की देखभाल करने की नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिस पर दुरान तुरंत हाँ कर देती है क्योंकि उसके और दादी के बीच पहले से ही गहरा रिश्ता था। लेकिन उसे किसी सैलरी की जरूरत नहीं, वो सिर्फ प्यार और अपनापन की वजह से ये काम करेगी। जब रियो को ये बात पता चली तो उसे दुरान के लिए बहुत दुख हुआ और उसने सबसे पूछा कि पहले जब उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और अब जरूरत पड़ने पर उसी के पास आ गए। आप लोग दुरान को समझते क्या है? रियो ने फिर से दुरान से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जिंगुक और यून दोनों ने इसका विरोध किया। पर रियो ने हार नहीं मानी और दुरान के पास जाकर उससे दोबारा शादी की बात रखी। वो दुरान को साथ लेकर विदेश में रहना चाहता है, पर दुरान ने मना करते हुए कहा वो उसे सिर्फ एक नर्स के रूप में ही समझे। उधर यून चाहती थी कि रियो जल्द से जल्द दुरान को भूल जाए, इसीलिए उसे एक अमीर लड़की सोयांग से मिलवाने के लिए वो घर पर एक पार्टी रखती है। जांग तो हमेशा अमीर लोगों को खुश करने में लगी रहती है। वो सोयांग के साथ बहुत ही अपनापन दिखाती है। घर आकर जब रियो ने सोयांग को देखा तो वो चौंक गया। जब वो सभी खाना खाने बैठे तभी दादी अचानक बाहर आई और सोयांग के बाल पकड़कर उसे फटकारते हुए वो बोली, ये एक बुरी औरत है जिसने उसकी बहन के पति को फुसलाया है। रियो को भी दादी ने कई बार थप्पड़ मारे और उसे आवारा कहकर खूब डांटा। ये देखकर तो सोयांग डर के वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ रे और मिरान के बीच प्यार तो था, लेकिन रे ने अचानक तलाक की बात कही। उसने कहा कि उसकी माँ उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, पर असलियत में वो बहुत ज्यादा बीमार है। उसे लास्ट स्टेज लीवर सिरोसिस है और डॉक्टर ने बताया है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय है। रे ये बातें सबसे छिपाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ को कूड़े में उसकी दवाइयों की बोतल मिल गई और सबको सच्चाई का पता चल गया। पूरे परिवार ने अपनी जांच करवाई कि कोई लीवर डोनेट कर सकता है या नहीं, लेकिन किसी का भी मैच नहीं हुआ। तब रे की माँ ने मिरान को सारी सच्चाई बताई और उसे भी टेस्ट कराने को कहा। अब मिरान को पता चला कि रे तलाक क्यों लेना चाहता था। उसने तुरंत टेस्ट करवाया, पर अफसोस उसका भी मैच नहीं हुआ। मिरान दुखी होकर दुरान से मिलती है और उन दोनों की बात कांग ने सुन ली। उसने चुपके से खुद का भी टेस्ट करवाया और फिर उसकी माँ से मिला ये कहने कि वो रे को अपना लीवर देना चाहता है, लेकिन वो उसे एक कातिल कहकर ठुकरा देती है। उसने उसकी अच्छाईपन को स्वीकारा नहीं बल्कि धिक्कारा। अब वो मजबूर होकर रिश्तेदारों से मदद मांगती फिरती है, लेकिन सबने इनकार कर दिया। रे की हालत और बिगड़ती ही जा रही थी। अब मिरान ने उनसे भीख मांगी कि वो कांग का लीवर एक्सेप्ट कर ले। कुछ देर हिचकिचाने के बाद आखिर में वो कांग के पास गई। सर झुकाकर घुटनों के बल बैठ अपने बेटे को बचाने की भीख मांगी। कांग ने बिना एक पल गवाए हाँ कह दिया। इसके बाद उसने अपनी बहन होंगजो को रजिस्ट्री मैरिज करने को कहा ताकि वो परिवार का सदस्य बनकर लीवर डोनेट कर सके। ये जानकर होंगजो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उसने सोचा नहीं था कि उसकी बहन इतनी बड़ी सेल्फिश हो सकती है। इधर कांग ने भी होंगजो को रजिस्टर मैरिज कर लेने को कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों ने देखा कि दोनों में से किसी ने भी अपनी वेडिंग रिंग नहीं उतारी है। जिंदगी ने उन्हें भले ही अलग कर दिया था, पर उनके दिल अभी भी एक दूसरे से जुड़े थे। इसके बाद दोनों ने बहुत ही दुखद परिस्थिति में अपनी शादी रजिस्टर्ड की। होंगजो अब कांग के घर शिफ्ट हो गई उसकी देखभाल करने के लिए। इधर कांग भी लीवर डोनेट की सर्जरी की तैयारी के लिए रोज एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट लेने लगा। जल्द सर्जरी का दिन भी आ गया। रे को अब कांग का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और थोड़ी ही देर बाद वो होश में भी आ गया। लेकिन इधर कांग अभी तक होश में नहीं आया। उसके शरीर के सभी वाइटल साइंस असामान्य हो गए
और डॉक्टर्स को उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा। रे की माँ को जब ये खबर मिली तो भी वो अस्पताल के कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। होंगजू को ये देखकर अपनी बहन से बहुत ज्यादा निराशा हुई। इतना ही नहीं, वो होंगजू को कांग के कमरे में भी जाने से रोकने लगी। ये सुनकर होंगजू गुस्से में भर गई और गंभीर स्वर में कहा कि उनकी शादी कोई झूठ नहीं है, वो सच में पति पत्नी है। वापसी के रास्ते में होंगजू की मुलाकात जांग से हुई। उसने जांग को अब से कांग को अंकल मानने को कहा और उसे देखने अस्पताल आए, लेकिन जांग ने इनकार कर दिया। उसके लिए कांग बस उसके बाबा का कातिल है, भले ही चाहे उसने उसके भाई की जान बचाई हो। इधर रे के अस्पताल के कमरे में भीड़ जमी थी, लेकिन कांग के कमरे के बाहर सिर्फ दुरान अकेली थी। रियो ने उसे देख चुपचाप अपना कोट उसे पहना दिया। दुरान ने उसे यहाँ से चले जाने को कहा, मगर वो पूरी रात चुपचाप वही उसके पास बैठा रहा। अगले दिन एक आदमी अस्पताल के कमरे के बाहर दिखाई दिया, वही जो उस दिन टनल में कांग को देखकर भागा था। उसका नाम सुगजा है। उसने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े कांग की ओर देखा और धीरे से माफी मांगी। तभी रियो वहाँ पहुँच उसका हाथ पकड़कर पूछा क्या वो कांग से कुछ कहना चाहता है, लेकिन सुगजा उससे हाथ छुड़ाकर भाग गया। रियो घर लौटकर बेचैन हो गया। उसने सुगजा को पहचान लिया था और उसे याद आया कि पहले भी उसने कांग को सड़क पर सुगजा के पीछे भागते हुए देखा था। उसने चुपचाप उनका पीछा किया और उनकी बातचीत सुन ली। उसे पता चला कि सुगजा वही है जिससे कांग का कर्ज था। वो हादसा होने से पहले कांग उसी को ही ढूंढ रहा था और इसने ही अदालत में कांग के खिलाफ गवाही दी थी, क्योंकि कांग को हत्या की रात की कोई मेमोरी याद नहीं है। वो सुगजा को ढूंढकर सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन सुगजा तब भी यही कहता रहा कि कातिल वही है। अब रियो को समझ आने लगा कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है और उसे सारे ऐसे पॉइंट्स मिले जो कि शंकाजनक है। इसके बाद उसने अपने सीनियर से कांटेक्ट कर केस को दोबारा खोलने की मांग की। जांच शुरू हुई तो यकीनन कई खामियां सामने आई, जैसे हत्या का हथियार पर सुगजा और कांग दोनों के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे, लेकिन फिर भी केवल कांग को ही अपराधी माना गया। गवाह के बयान में भी बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस निकलकर सामने आए। सीनियर ने कहा अगर पुराने गवाहों के बयान बदले जा सके या फिर नए सबूत मिल जाए तभी केस पलट सकता है, मगर तब तक सुगजा फिर से गायब हो चुका था। रियो ने ये बात दुरान को भी बताई और फिर दोनों मिलकर सुगजा को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार उन्हें वो मिला और जब उससे उस पुराने केस के बारे में पूछा गया तो वो यही कहता रहा कि कांग ही हत्यारा है। उधर युन ने पाया कि रियो इतनी रात तक भी घर नहीं लौटा है। जब वो अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि रियो दुरान को गले लगाए हुए हैं। ये देखकर तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि दुरान अपनी मासूमियत का नाटक कर रही है और उसके बेटे को अपने वश में कर रही है। अगले दिन युन अस्पताल पहुंची और बिना कुछ कहे दुरान को थप्पड़ मार दिया। कांग के सामने ही वो दुरान को इंसल्ट करने लगी, उसे कातिल की बेटी कहकर निंदा करने लगी और तो और वो उनके परिवार में आने के सपने देखने की हिम्मत भी ना करे और रियो को छोड़ दे। अब इधर कुछ ही समय बाद दादी फिर सब कुछ भूल बैठी और पूरे घर में हंगामा मचा दिया। मेड ने तुरंत दुरान को फोन कर उसे फिर से बुलाया। दुरान तो नहीं जा सकती, इसीलिए उसने दादी को अस्पताल ले आने को कहा। दुरान अब अपने बाबा और दादी दोनों की देखभाल करती है। मेड भी अब थकने लगी है रोज रोज से। सच में ये सब संभालना कितना मुश्किल है, लेकिन दुरान ने कभी शिकायत नहीं की। ऐसी दयालु बहू मिलना सौभाग्य ही होता है। अब इन सब के बीच कांग को होश आ जाता है। उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसके जागने के बाद वो स्टेबल भी था। होश में आने के बाद कांग ने खुद जिंगुक को फोन कर सख्त लहजे में कहा कि वो खुद अस्पताल आकर अपनी माँ को ले जाए। जिंगुक को हैरानी हुई कि वो इतने गुस्से में क्यों था। दरअसल जब वो कोमा में था तब भी वो अपने आसपास की बातें सुन सकता था। उसे एक एक शब्द याद था जो युन ने दुरान के अपमान में कहा। अपनी बेटी के साथ हुआ ये अपमान याद करते ही उसकी आंखें लाल हो गई। जब जिंगुक अस्पताल पहुंचा तो कांग ने उसे फौरन उसकी माँ को यहाँ से ले जाने को कहा और आगे से अगर उन्हें फिर डिमेंशिया का दौरा पड़ा तो उसे कृपया दुरान पर ना छोड़ा जाए। सभी चौंक गए, आखिर कांग को हुआ क्या है। कांग ने सीधे कहा मुझे चाहे जो जैसा भी समझो, पर किसी को मेरी बेटी का अपमान करने का हक नहीं। दुरान और रियो की शादी हुई क्योंकि उनका प्यार का रिश्ता है। दुरान ने दादी की इतनी निस्वार्थ सेवा की, इतना सैक्रिफाइस किया, फिर भी तुम लोग उसे थप्पड़ और बेइज्जत कैसे कर पाए? शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। कांग की बातें सुनकर जिंगुक बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने माफी मांगी और दादी को लेकर चला गया। दूसरी ओर रियो इस केस की जांच जारी रखता है। वह एक और गवाह लेने शार कंपनी की एक महिला एम्प्लॉय कर्मचारी को ढूंढ रहा होता है और उसे पता चला कि वो महिला 10 साल पहले ही मर चुकी थी और वो सुगजा की ही पत्नी थी। उनका एक बेटा भी था। कुछ समय पहले ही उसके बेटे का एक सड़क दुर्घटना हुआ था। जब रियो वहाँ पहुंचा तो उसका बेटा
पहले ही मर चुका था। खाली मेमोरियल हॉल को देख उसने कुछ जरूरी सामान खरीद दिए। उसने सुखजा के लिए एक सूट भी खरीदा और उसके मरे बेटे के लिए पूजा भी की। अब सब कुछ खोने के बाद सुखजा के पास होने को कुछ नहीं बचा था। उसकी चेतना जागी और उसने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर सच कबूल कर लिया। असलियत ये थी कि उस रात सुखजा कांग के पीछे चाकू लेकर भाग रहा था, लेकिन डॉक्टर जांग बीच में आ गए और गलती से सुखजा ने उन्हें ही चाकू मार दिया। कांग का सर जोर से दरवाजे पर टकराने से वो वही बेहोश हो गया था, जिसके बाद सुखजा और उसकी पत्नी ने झूठा सबूत बनाकर ये दिखाया कि हत्या कांग ने की थी। कोरिया भर में इस 28 साल की पुरानी गलत सजा की खबर फैल गई। उसी वक्त कांग कार में बैठकर कहीं जा रहा था। दौरान पीछे से दौड़ते हुए उसे रोकने आए और बताया कि उन पर गलत इल्जाम लगा था, वो बिल्कुल निर्दोष है। सालों बाद एक पिता और बेटी फिर से एक हो गए। अब उन्हें उस अपराध की छाया में नहीं जीना पड़ेगा जिसने उन्हें अलग कर दिया था। अपने बाबा पर लगे झूठे आरोपों से दौरान दुखी थी, लेकिन कांग इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। अगर उस वक्त पैसे लेकर वो ना भाग रहा होता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। इधर जब जांग की माँ को भी इस खबर का पता चला तो उसने अब होंगजू और कांग की शादी पर कोई आपत्ति नहीं की। पूरा परिवार एक साथ कांग से माफी मांगने और उसे धन्यवाद देने पहुंचा। कांग भी हिम्मत जुटाकर होंगजू के पास गया और अब फाइनली दोनों सबके आशीर्वाद के साथ सुखी से जिंदगी बिता सकते हैं। एक खुशखबरी उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें अपने प्यार का सबसे प्यारा फल मिलने वाला है, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत। होंगजू दौरान को उसके प्रेग्नेंट होने की बात बताना चाहती है, लेकिन कांग थोड़ा हिचकिचा रहा है। 28 साल के दौरान और एक और भाई बहन, ये बहुत अजीब लगेगा, इसीलिए उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अब यहाँ रियो भी हिम्मत कर दौरान से दोबारा शादी का प्रपोजल अपनी फैमिली के सामने रखता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, बस यून को छोड़कर। वो रियो और सोयोंग को साथ देखना चाहती है। अब यून खुद कांग से मिलने गई। भले ही अब कांग का नाम साफ हो चुका था, लेकिन दोनों परिवारों के बीच अब भी स्टेटस डिफरेंस था। उसने कहा, रियो अब एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी को डेट करने वाला है, इसलिए उन्हें अपनी जगह देखनी चाहिए। रियो फिर भी दौरान से दोबारा शादी करना चाहता था, लेकिन कांग अपनी बेटी की तरफ से आया और उससे साफ साफ बात की। यहाँ कांग ने ताई की आंखों में दौरान के लिए सच्चा प्यार देखा और ताई ने भी अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से कबूल भी की। कांग ने दिल से चाहा है उसकी बेटी किसी ताई जैसे इंसान से शादी करे और बिना किसी स्कैंडल के चैन की जिंदगी जिए। इसी बीच यहाँ दादी ने फिर बीमारी में यून के बाल पकड़ लिए। यून रोज रोज अब ये सब कुछ सह नहीं पा रही, इसीलिए आखिर में वो भी रियो और दौरान की शादी के लिए हाँ कह देती है। लेकिन प्यार किसी सौदे से नहीं मिलता और कांग ने जिंगुक के दोबारा शादी के रिक्वेस्ट को सख्ती से ठुकरा दिया। अब यहाँ ताई दौरान के साथ समय बिताने लगता है। रियो बस दूर से ये सब देखता रहता। एक दिन रियो कंपनी में प्रेसिडेंट सॉन्ग से मिलने गया तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वहाँ ताई खड़ा था और पता चला कि ताई असल में चेयरमैन सॉन्ग का भतीजा है और एक बहुत ही अमीर खानदान से है। रियो इधर दुखी में शराब पीने लगा। वही दूसरी ओर ताई दौरान को डिनर पर बाहर ले जाता है। खाते वक्त दौरान को वो दिन याद आ गया जब रियो उसे यहीं खिलाने लाया था। ये साफ था कि वो भी रियो को भुला नहीं पाई है। उस रात यून ने रियो के खाली कमरे की ओर देखा। वो रात भर घर नहीं लौटा है। आखिर में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन जब मेड कचरा फेंकने बाहर गई तो दरवाजे के सामने इतनी ठंड में रियो को बेहोश हालत में देखा। फौरन उसे अस्पताल ले गए। अगर और जरा सी भी देरी हो जाती तो शायद रियो को बचा नहीं पाते। यून अपने बेटे को देख रो पड़ी। वो सोच भी नहीं सकती कि उसके बिना वो कैसे जिएगी। उसने दौरान को फोन कर रोते हुए अस्पताल आने की विनती की, लेकिन कांग ने जाने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद रियो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया और फ्रस्ट्रेशन में उसे नौकरी छोड़ दी। उसने तय किया है कि वो कुछ सालों के लिए कोरिया छोड़कर बाहर घूमना चाहता है ताकि अपने दिल का दर्द भुला सके। जांग से ये सब सहा नहीं गया और वो दौरान के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है और उसे रियो को जाने से रोकने को भी कहती है। वो इसीलिए दौरान के पास आई है क्योंकि कुछ समय पहले जांग ने अपने पति की गर्लफ्रेंड को रास्ते में देख लिया था, लेकिन फिर उल्टा वही लड़की जांग को बुरी तरह से बुली करने लगी। तभी दौरान वहाँ से गुजरी और दोनों को देखा। उसने फौरन उसकी गर्लफ्रेंड को सबक सिखाया। तब से रियो दौरान की इज्जत करने लगी और उसे भाभी भी कहने लगी। इसके बाद दौरान उसके पति के पास भी गई उसे सबक सिखाने, जो कि शक है कि वो कभी भुला नहीं पाएगा। खैर, उस रात दौरान और कांग दोनों को नींद नहीं आई। अगले दिन वो ताई के साथ फिर डेट पर जाती है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था और उसने साफ कन्फेस किया कि चाहते हुए भी वो रियो को भुला नहीं सकती। ताई ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं,
वो जानता है कि उसके दिल में उसकी जगह रियो की तरह कभी नहीं हो सकती। यून भी आखिरी बार के लिए डोरान को मनाने आई, लेकिन तभी कांग वहाँ पहुँच गया। यून शर्मिंदा होकर चली गई, पर डोरान का दिल पहले ही रियो के पास था। उसने बाबा से कहा कि उसे उसके प्यार के पास जाने दे। कांग ने सारी रात सोचने के बाद फैसला किया कि वो अपनी बेटी को नहीं रोकेगा। उसने उसे अपने दिल की सुनने दी। अब फौरन एयरपोर्ट पहुंचकर डोरान रियो को हर जगह तलाशने लगी। शुक्र है समय अभी निकला नहीं था। एक ने उसे थामा, दूसरा रुक गया। दोनों खुशी से गले लग गए। अब इधर डोरान के भी रियो के साथ रहने से दादी भी शांत रहती है, और अब तो उन्होंने बाल खींचना भी छोड़ दिया। इधर जांग को भी घर के कामों में हाथ बटाते देख दादी और यून ने भी उसे दिल से अपना लिया। इसके 2 साल बाद कांग अपने 2 साल के बेटे को लेकर एक अनाथालय खोलता है, और इधर जांग और मिरान भी प्रेग्नेंट होती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हुई। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये ड्रामा आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही आप अगर मुझसे अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।